चलिए आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट हम लोग बना रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है PYQ लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग जाकर के उसको सभी बच्चे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है कि हम थ्योरी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन भी किया गया है। यदि मान लीजिए कि किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है ना कि मेरा चैट जा नहीं रहा, जनरली कभी कभी रोक देता है, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके। वन शॉट आज हम लोग लेते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कोई भी बच्चा यदि देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए। हम ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट्स उस पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हेडिंग। सबसे पहले है आपका हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसका संबंध यहाँ पे फ्लावर से है। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट में, यानी फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसका मतलब कि हमको फ्लावर की स्टडी करना जरूरी होगा। अभी हम लोग यदि फ्लावर का बात करें, फ्लावर का यदि हम लोग बात करें तो इसको सबसे पहले दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे एसेसरी होल और एक को बोलेंगे हम लोग नेसेसरी होल। तो ये जो एसेसरी और नेसेसरी होल, होल का मतलब होता है चक्र। तो ये एसेसरी पूरा लिखने से नहीं बनेगा, या आधा लिख देते आप समझ जाइएगा एसेसरी होल। तो एसेसरी होल जो होगा ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा। इसका काम होगा एसेसरी होल का एसेसरी काम होगा, मतलब गैमिट बनाना काम नहीं होगा। गैमिट बनाना जिसका काम होगा वो नेसेसरी होल के अंदर आएगा, और जिसका काम फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करना है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है वो सारे आपके आ जाएंगे एसेसरी होल। एसेसरी होल में जो सबसे बाहर होगा उसका नाम होगा कैलिक्स, और उसके अंदर जो होगा उसका नाम होगा करोला। कैलिक्स का यूनिट होगा सेपल, कैलिक्स का यूनिट जो होगा वो आपका होगा सेपल, और करोला का जो यूनिट होगा ये होगा पेटल। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पेटल होता है ये कलरफुल होता है, जनरली कलरफुल होता है। अब ये कलरफुल क्यों होता है? ये अदर देन ग्रीन भी होता है, अदर देन ग्रीन लेकिन कलरफुल। तो ये कलरफुल इसलिए होता है ताकि ये क्या कर सके, पोलिनेशन को सपोर्ट कर सके। तो इसका मतलब ये गैमिट नहीं बनाता है। एसेसरी होल कभी भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं करता, इस लेकर के इसको एसेसरी में रखा गया। अब ये कैलिक्स का काम क्या है? कैलिक्स का यूनिट सेपल है और इसका काम है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किस समय? तो जो आपका बर्ड रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये रोज का फ्लावर बर्ड है, तो इस बर्ड को क्या करेगा, जब कैलिक्स जो है बर्ड को सराउंड करके इसको प्रोटेक्ट करेगा। जब ये इमेच्योर इस तरीके से, ये क्या हुआ, ये आप इसको मान लीजिए कि ये कैलिक्स ग्रीन कलर का ही होता है। अब ये जो रेड कलर का ये अंदर में जो आपका है, अब ये ऊपर से जो ये ग्रीन पार्ट है ये हो गया आपका कैलिक्स, ये आउटर हो गया एकदम। अब ये बर्ड स्टेज में जब फ्लावर बर्ड था तो उस समय ये अंदर के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो इमेच्योर था। डायरेक्ट यदि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता तो बहुत सारे इंसेक्ट जो थे उसको डैमेज कर सकते थे, क्योंकि वो मेच्योर नहीं था। जब मेच्योर हो जाएगा तब इंसेक्ट वगैरह उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। तो अभी ये क्या हुआ, ये जो रेड कलर का आप जो पार्ट देख रहे हैं, तो ये आपका वो बारीक कैलिक्स हो गया, और ये पार्ट जो आपका हो गया ये हो गया करोला। अब क्या है, करोला को चारों साइड से सराउंड कर लिया तो करोला भी बच गया। फिर करोला सराउंड कर दिया किसको, अंदर में आपका एंड्रोसियम को। किसको सपोर्ट कर दिया? एंड्रोसियम। ये आपका हो गया एंड्रोसियम। और उसके बाद ये किसको प्रोटेक्ट कर दिया? तो फिर ये एंडोसियम हो गया तीसरा नंबर पे। अब फिर यहाँ पे आपका आ गया, ये आ गया गाइनोसियम। ये पोर्शन आपका ब्लू वाला जो हम दिखा रहे हैं ये हो गया गाइनोसियम। तो यानी पहला जो आउटर हो गया ये आउटर हो गया। ये उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हो गया। यदि हम बाहर से चल रहे हैं आउटर साइड से तो इसको 1 माने। ये सेकंड होल हो गया, ये थर्ड होल हो गया, ये फोर्थ होल हो गया, जब से जो सबसे इनर होल है तो है वो आपका कैलिक्स एंड करोला है। आपका जो एसेसरी होल है वो कैलिक्स एंड करोला है, जो कि आउटर होल हो जाएगा कैलिक्स और उसके जस्ट अंदर हो जाएगा करोला। और नेसेसरी होल जो है वो आपका है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स फर्स्ट होल है, करोला सेकेंड होल है, एंड्रोसियम थर्ड होल है, और जो सबसे इनर मोस्ट होल है उसका नाम है गाइनोसियम। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो बर्ड स्टेज में जब कोई फ्लावर होगा तो उस केस में ये जो आपका कैलिक्स होता है, ये जो ग्रीन कलर का होता है, ये सबों को प्रोटेक्ट करता है। ये सबसे आउटर मोस्ट होता है, आउटर वाले का काम ही होता है प्रोटेक्ट करना। तो ये सभी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये आपका एसेसरी में हो गया। अब आइए हम लोग नेसेसरी का बात करते हैं, जिसकी की जरूरत भी है, क्योंकि इस फ्लावर इज अ मॉडिफाइड फ्रूट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी रिक्वायरमेंट फ्लावर से इतनी थी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए उसके पास नेसेसरी होल होना चाहिए, जिसका नाम नेसेसरी होल का जिसका नाम आप बोले कि एंड्रोसियम होगा। क्या होगा? एंड्रोसियम। और दूसरा नाम होगा उसका गाइनोसियम। गाइनोसियम। अभी मैं बोला था कि जैसे आप AND वर्ड जनरली ध्यान से देखिएगा,
यदि क्वेश्चन में आपको पॉइंट में कहीं ए एन डी वर्ड लग रहा है तो आप उसको मेल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ए एन डी जो होगा वो मेल से होगा। जैसे बहुत सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे नाम हो गया ए एन डी और ए एन टी। मैं क्लासरूम के अंदर भी बच्चे को बताता हूँ कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो आप ए एन डी और ए एन टी देख करके समझ जाइए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात कर रहा है। और यदि फीमेल का देखना होगा तो जी वाई एन देख लीजिए, या आर्ची वर्ड देख लीजिए, या ऊ वर्ड देख लीजिए, तो ये फीमेल से रिलेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नेसेसरी होल्ड में आपका आ गया एंड्रोशियम एंड गैनोसियम, एएनडी लगा हुआ है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब एंड्रोशियम का यूनिट स्टामेन हो गया। तो स्टामेन में भी आप देखिए कि यहाँ पे मेल लगा हुआ था, मेल लगा हुआ है तो सीधा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, यानी एंड्रोशियम का यूनिट स्टामेन। अब दोनों को साथ में लेके चलिए। अब यहाँ पे यदि आप गैनोसियम का बात करिएगा तो ये तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब गैनोसियम का बात करिए तो इसका यूनिट का नाम हो जाएगा कार्पेल, इसके यूनिट का नाम होगा कार्पेल। तो अभी देखिए एंडोशियम का यूनिट हो गया स्टामेन, स्टामेन में मेन लगा हुआ है, मेन का मतलब मेल होता है। तो एंडोशियम का यूनिट हो गया स्टामेन और गैनोशियम का यूनिट हो गया कार्पेल। अब चलिए स्टामेन का हम लोग पार्ट का बात करते हैं कि स्टामेन में कौन कौन सा पार्ट मिलेगा। तो स्टामेन में यदि हम लोग पार्ट का बात करेंगे तो स्टामेन में हमको मिलेगा सबसे पहले एंथर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, एंथर। एंथर के बाद आपका मिलेगा कनेक्टिव, और कनेक्टिव के बाद आपको मिलेगा फिलामेंट, यानी 3 पार्ट्स यहाँ पे आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि आप बोले कि स्टामेन में जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब इसका जो होता है जनरली जो मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो एंथर का कंडीशन होता है वो कंडीशन बड़ा क्लियर होता है कि एंथर में 2 लोब मिलेगा। तो एक लोब इधर लिख दिए, ये एक लोब हो गया, एक लोब इधर लिख दिए तो 2 लोब हो गया, यानी आपका टोटल हो गया 2 लोब। और प्रत्येक लोब में 2 थीका मिलेगा, 2 थीका मिलेगा। तो इस एक लोब में 2 थीका मिल गया और इस एक लोब में 2 थीका मिल गया, तो प्रत्येक लोब में 2 थीका मिलेगा। सबसे पहले एंथर बाइलोब हो गया, 2 लोब आपका है और प्रत्येक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, प्रत्येक लोब में 2 थीका आपका प्रेजेंट है। इसलिए क्या अंतर को बोला जाता है बाइलोब, बाइलोब डाइथिकस, बाइलोब डाइथिकस। तो पहला उसको बोला क्या, बाइलोब डाइथिकस। तो ध्यान से आप देखते रहिएगा, बाइलोब डाइथिकस। उसके बाद सुनिए क्या होता है, आपने बोला बाइलोब डाइथिकस, तो यहाँ पे जो 2 थीका है उसमें आपका 2 स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्रत्येक थीका में एक एक स्पोरेंजिया हो गया, तो यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया हो गया। अभी बताएंगे स्पोरेंजिया क्या होता है। 2 स्पोरेंजिया यहाँ पे हम लोग बात कर लिए और 2 स्पोरेंजिया यहाँ पे बात कर लिए। तो अभी 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 यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आप बोले एंथर में 2 लोब होता है तो लिख दिया बाइलोब, प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है इसलिए लिख दिया, प्रत्येक लोब के हिसाब से यहाँ डाइथिकस लिखा हुआ। आप बोले कि प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है इसलिए कि हम लोग इसको बोल दिए डाइथिकस। और अब यदि टोटल मिला दीजिए तो टेट्रा स्पोरेंजिएट हो जाएगा, टेट्रा एस्पोरेंजिएट। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आप एंथर को यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिफाइन करिए, बाइलोब डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, बाइलोब डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। और हमने कैसे बताया, एंथर के पास 2 लोब होगा, प्रत्येक लोब में 2 थीका होगा, तो प्रत्येक लोब के बेसिस पे इसको डाइथिकस बोला गया। और 2 थीका में एक एक स्पोरेंजिया होगा तो 2 स्पोरेंजिया हो गया और इधर भी 2 स्पोरेंजिया हो गया, तो टोटल स्पोरेंजिया का नंबर हो गया 4, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। यानी आप एंथर को डिफाइन करिए बाइलोब डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप बात करिएगा तो यहाँ पे आपका बात होगा कि कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या करता है, तो आप कनेक्टिव का क्या काम है, यदि हम लोग यहाँ पे बाइलोब बनाए, ये यदि आपका ये बाइलोब है, ये अभी आपका यहाँ पे बाइलोब है, कनेक्टिव का काम होगा कि दोनों लोब को कनेक्ट करना, दोनों लोब को क्या करना, कनेक्ट करना। तो दोनों लोब को ये कनेक्टिव कनेक्ट कर देगा और इसके पास इसके ये जो रेड वाला हम लिख रहे हैं इसका नाम हो गया कनेक्टिव, और इसके साथ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा रहेगा। तो ये जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव के पास भस्कुलर बंडल भी, भस्कुलर टिश्यू होता है। ये जो आपका कनेक्टिव है इसके पास भस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये कनेक्टिव के साथ में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर लगी रहती है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम हो गया फिलामेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप ये एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब में आप बोले कि दो गो थीका होगा तो 2 थीका इधर होगा, और उसके बाद यहीं पे होगा 2 गो स्पोरेंजिया, तो बाइलोब हो जाएगा दोनों साइड मिला के, बाइलोब डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट दोनों मिला करके। और ये जो कनेक्टिव आपका है, ये कनेक्टिव का काम क्या है, 2 काम है। एक तो ये लोब को आपस में अटैच करना, कनेक्ट द बोथ लोब, एंड नेक्स्ट काम होगा ये जो आपका एंथर है और ये फिलामेंट है, दोनों को कनेक्ट करना। यानी कनेक्टिव का आपका 2 काम आ रहा है। एक काम आ रहा है क्या, कनेक्टिव दोनों लोब को भी कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा काम ये कर रहा है ये जो एंथर है, ये जो आप एंथर बोले
इसको और फिलामेंट को दोनों को जोड़ने का काम कनेक्टिव करता है। तो हम लोग यहाँ पे एंथर का भी बात कर लिए, कनेक्टिव बस कनेक्ट करेगा, इसके पास वस्कुलर टिश्यू होगा और फिलामेंट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ये आपका हो गया क्या, एस्टामिन के विषय में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। चलिए अभी यहाँ पे एस्टामिन का मोटा मोटी हम लोग ने बात की। चलिए अब आते हैं कार्पिल की तरफ। यदि हम लोग कार्पिल बोले तो गाइनोसियम का यूनिट कार्पिल होता है, और कार्पिल में हम लोग जो बात करते हैं तो बोलते हैं इसमें जो पार्ट होता है, इसका पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके बाद होता है स्टाइल, और उसके बाद होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर मिलता है, ओवरी के इनसाइड, ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल। ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर मिलता है, ओवरी के अंदर आपका मिलता है ओव्यूल। तो यहाँ पे यहाँ केस हो गया कि आप यदि गाइनोसियम का बात बोले तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल मिलता है। स्टिग्मा वो पार्ट होता है कार्पेल का जहाँ पे कि पोलन ग्रेन लैंड करता है। फिर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टाइल। और ये जो बल्क, ये जो स्वेलिंग पार्ट होता है, ये स्वेलिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर जो होता है ये मिलता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल, यानी ओव्यूल करके कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता है, कार्पेल का कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता है, बस ये जो ओवरी होता है ये ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल, ओव्यूल मिलता है। तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी और ये हो गया ओव्यूल। ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसको हम लोग आगे से एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका मोटा मोटी यहाँ पे हम लोग इस बार चर्चा कर दी, और ये नेसेसरी होल है, और नेसेसरी होल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। अब आइए हम लोग ये मोटा मोटी ये जानकारी हासिल कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टेप बताते हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप बताएंगे, उसके बाद तब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में बांट देते हैं, 3 पार्ट्स में उसको बांट देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले 3 पार्ट में बांटिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला पार्ट जो आपका हो गया, उस पार्ट का नाम हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, यानी प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेप, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या एक प्लांट अपने में बनाएगा या क्या करेगा। उसके बाद जब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप खत्म होगी तब आ जाएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टेप। फर्टिलाइजेशन स्टेप के बाद आ जाएगा जो भी चीज उसके बाद डेवलप करेगा वो आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। यानी आप फर्टिलाइजेशन को यदि स्टडी करना चाहते हैं तो उसको 3 स्टेप में बांट के करिए। डिवीजन यदि हो जाता है तो समझ भी अच्छी होती है और बातें भी अच्छी से समझ में आती है। हम बोले फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी चीज किया गया होगा फर्टिलाइजेशन होने के लिए, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्री। प्री मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप, मतलब कि प्री मतलब पहले, और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी फ्यूजन। तो रिप्रोडक्शन इन प्राइमरी प्लांट में ये पार्ट हो गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पोस्ट। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको क्या करना है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में आपको क्या करना है, तो पहला काम करना है प्री फर्टिलाइजेशन में, 1 नंबर काम गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ कि आपको गैमेट का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन, और गैमेटो का मतलब यहाँ गैमेट हो गया, गैमेट मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों से मतलब। अब यहाँ हो गया गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन। अब गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब मेल एंड फीमेल, ये सिंबल जो होता है ये मेल का सिंबल होता है, और ये जो सिंबल होता है ये फीमेल का होता है। तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन करना। दूसरा स्टेप क्या करना, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट का मतलब यहाँ पे आप पोलिनेशन भी उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट को यहाँ पे हम लोग पोलिनेशन के सेंस में पकड़ेंगे, यानी यहाँ पे प्लांट है तो हम लोग यहाँ पे पोलिनेशन के सेंस में इसको पकड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन के सेंस में। तो यानी 2 स्टेप आपको फर्टिलाइजेशन के पहले कंप्लीट करना है, तभी वो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अन्यथा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन के पहले 2 काम आपको जो करने हैं, वो पहला काम है कि आप गैमेटोजेनेसिस करिए, गैमेट फॉर्मेशन करिए, और दूसरा काम जो होगा आपको वो करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ट्रांसफर ऑफ गैमेट का मतलब कि पोलिनेशन से उसका रिलेशन आएगा, वो पोलिनेशन की बात करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब गैमेट बन जाएगी और ट्रांसफर हो जाएगी तब यहाँ पे आपका होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब हो गया कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपने ट्रांसफर किया था, या जो ट्रांसफर करोगे गैमेट, तो वो भी मेल और फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट का ट्रांसफर होगा, और तब जाकर के यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी, तब इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट स्टेप जब आते हैं कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, उसके बाद बनता है इंडोस्पर्म, और उसके बाद बनता है इम्ब्रियो, यानी सबसे लास्ट में आपका, यानी फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, और जाइगोट जब बना तो उसके बाद इंडोस्पर्म बनाया जाता है, और फिर जाइगोट ही मल्टीसेलुलर होकर के इम्ब्रियो बन जाता है।
तो यहाँ पे ये स्टेप्स हमको देखने हैं। जब ये स्टेप्स आप पूरा देख पाएंगे तब जाकर के यहाँ पे समझ आपकी बन जाती है। तो चलिए हम लोग ये स्टेप को रखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा। मेल और फीमेल का हम लोग यहाँ पे एक साथ बात करेंगे, क्योंकि वन शॉट है तो एक साथ हम लोग यहाँ पे इसका बाइंड अप मारेंगे। चलिए, तो अभी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसको भी साफ करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में हमारा पहला स्टेप आ रहा है गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। जैसे आपका जो गैमेटोजेनेसिस करना है तो आपका होगा मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो मेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया, अभी हम लोग जो गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो वो दो टाइप से करेंगे। एक तो हो जाएगा मेल गैमेटोजेनेसिस, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए मेल गैमेटोजेनेसिस। तो अभी मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेल में गैमेटोजेनेसिस। तो हमको उसके लिए मेल गैमेटोजेनेसिस के लिए हमको चाहिए एंथर। क्या चाहिए बच्चे? एंथर चाहिए। तो एंथर क्यों चाहिए अभी आपको पता चलेगा। तो एंथर जो होगा उसमें आपका दो चीज क्लियर कट रहेगा। एक आपका रहेगा फोर वॉल ऑफ एंथर, प्लस आपका रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि 2n का होगा। n वाला आपको याद करा देंगे और 3n याद करा देंगे, बाकी जो बचेगा वो अपने आप 2n हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू का मतलब ये भी बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ दी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए या ग्रुप ऑफ दी स्पोरोजीनस टिश्यू बोलिए। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको जो ये फोर वाल है, ये फोर वाल माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड किया रहता है। ये फोर वाल माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करता है? इस तरीके से सराउंड करता है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और ये चारों कॉर्नर पे होगा। ये चार जो वाल था ये माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड कर लिया। अब ऐसा ऐसा क्या होगा, जब एंथर आप बनाओगे, जब आप एंथर का फॉर्मेशन करोगे तो वैसा वैसा चार कॉर्नर पे वो आपको सिचुएटेड दिखेगा। क्या दिखेगा? सिचुएटेड दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे एंथर बनाने कुछ नहीं करना है, बटरफ्लाई शेप को आप इमेजिन करिए और बटरफ्लाई शेप कोशिश कीजिए कि आपका बने। तो अभी हम लोग क्या बनाने चाह रहे हैं कि एंथर बनाना चाहते हैं, तो पहले फोर वॉल माइक्रोस्पोरेंजिया। तो चलिए अभी हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका वस्कुलर टिश्यू होगा। वस्कुलर टिश्यू यानी कनेक्टिव वाला बात कीजिए, और इधर एक लोब होगा, इधर एक लोब होगा। तो ये जो बीच में आपका कनेक्टिव है ये आपका एक वस्कुलर टिश्यू है। अब देखिए कि यहाँ दो लोब हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला कौन हो गया? वस्कुलर टिश्यू जो कि प्रेजेंट है कनेक्टिव के पास में। किसके पास में? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या किया? कनेक्ट कर दिया दोनों लोब को जिसके पास वस्कुलर टिश्यू है, ठीक। अब यहाँ से एक सेप्टा ऐसे निकलेगा जो कि दो चेंबर बना देगा, यानी एक लोब में दो चेंबर बनाएगा। और इधर से भी एक सेप्टा निकलेगा जो कि दो चेंबर हो जाएगा। तो अब इसीलिए के बोलते हैं कि एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होगी। थीका क्या होगा? तो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और जो आपका चार वाल है वो सबको मिला करके माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया, चार वाल मिला के उसको थीका कंसीडर किया जाता है। तो एक थीका इधर होगा, एक थीका इधर होगा, तो डाइथीकस हो गया। और यदि एक स्पोरेंजिया का बात इधर किए, एक स्पोरेंजिया इधर, एक स्पोरेंजिया इधर, एक स्पोरेंजिया इधर, तो टेट्रा स्पोरेंजिया का बात कर लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एंथर के विषय में यदि हम लोग जनरली व्यू बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाइलोब्ड होगा, डाइथीकस होगा और टेट्रा स्पोरेंजिएट होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे मेरे को चार वाल बनाने हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली वाल होगी, ध्यान से देखना, जो सबसे ऊपर वाली वाल होगी वो आपका एपिडर्मिस कहलाएगा। सबसे बाहर वाला जो बात, कुछ नहीं करना, बटरफ्लाई शेप इजी वे में आपको बना देना है। और आपको हो सकता है कि लेवल डायग्राम ऑफ दी एंथर बोले, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए हम कुछ नहीं करें, बस ये बटरफ्लाई बनाए और ये जो बाहर का जो वाल था इसको हम लोग ने यहाँ पे बोल दिया एपिडर्मिस। क्या बोल दिया? एपिडर्मिस। यानी आउटर मोस्ट लेयर जो आपका एंथर वाल का हो गया, एंथर वाल का जो आउटर मोस्ट लेयर हो गया, इसको यहाँ से हटा देते। तो एंथर वाल का जो आउटर मोस्ट वाल हो गया इसका नाम हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अंदर की तरफ में आपका एक लेयर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथेसियम। सेकेंड लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज नोन एज द इंडोथेसियम। अभी ये इंडोथेसियम का एक खासियत होता है कि सब जगह यूनिफॉर्मली थिक होगा, लेकिन एक प्लेस ऐसा इसका आएगा जहां पे वो थीन हो जाएगा। और वो प्लेस पे ये इसलिए थीन होगा ताकि वहां से वो ब्रश कर सके, और ब्रश करने के बाद वहां से पोलन ग्रेन रिलीज होगा। तो यानी कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहां पे कि एंथर का जो इंडोथेसियम वॉल है वो थीन हो जाएगा, और थीन होने के बाद वो क्या होगा, वहां से ब्रश करेगा और ब्रश कर करके पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा। तो अभी जैसे हम लोग ये बना दिए इंडोथेसियम वॉल, ब्लू कलर आप जो देख पा रहे हैं। बटरफ्लाई से करना है, कोई बहुत बढ़िया कलाकारी तो थोड़ी करना है, मतलब आप खाली बनाते रहेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बेहतरीन पिक्चर भी सामने दिखने लगेगा आपको। तो ये जो ब्लू कलर का हम लोग लिए हैं, ये ब्लू कलर का हम लोग का है इंडोथेसियम। ये जो ब्लू कलर है
इसका नाम आपका हो गया इंडोथेसियम। तो इंडोथेसियम। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा केस क्या है कि जहां पे इंडोथेसियम थीन पड़ा, जैसे इस एरिया में इंडोथेसियम यहाँ पे थीन हो गया, तो इस जगह के रीजन को, ये जो थीन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमियम रीजन, एस्टोमियम रीजन। और यहीं पे क्या होता है, डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस मतलब यहीं पे फटेगा, यहीं यहीं पे क्या होगा, फटेगा, डेहिसेंस होगा, बरस्टिंग यहीं पे होगी और यहाँ टूटेगा तो पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये एस्टोमियम वो रीजन है जहां पे इंडोथेसियम थीन हो जाएगा, बाकी जगह आपका ठीक रहेगा। तो इस रीजन को हम लोग एस्टोमियम बोलेंगे, जहां पे थीन हो जाएगा इंडोथेसियम और ये डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस मतलब फटना। फटेगा कैसे भाई, कोई चीज ये फटेगा कैसे, तो ये क्या करेगा, इंडोथेसियम जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये हो गया कि वो वाटर को खींचेगा, वाटर से अट्रैक्शन होगा और फुल करके फट जाएगा। वाटर खींचेगा, हाइग्रोस्कोपिक है, अट्रैक्शन है वाटर से, वाटर को खींचा और फुल करके वो फट गया। तो ये हो गया इंडोथेसियम का। अब क्या हो गया, यहां से डेहिसेंस होगा, तो ये सेकंड लेयर आपका हो गया, ये फर्स्ट लेयर हो गया कौन, तो एपिडर्मिस। सेकंड लेयर आपका हो गया इंडोथेसियम। थर्ड लेयर का यदि हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा मिडिल लेयर। वो जो थर्ड लेयर होगा वो होगा मिडिल लेयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक ग्रुप ले लेते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का हम लोग यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो यहाँ पे ग्रुप होगा, ध्यान से देखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपका यहाँ पे हम लोग ले लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल का ग्रुप, एस्पोरोजीनस टिश्यू। एस्पोरोजीनस टिश्यू, देखिए सब में आप लोग ले लिए एस्पोरोजीनस टिश्यू, ये आपका हो गया एस्पोरोजीनस टिश्यू का ग्रुप। अब इसको जो सबसे अंदर, यानी इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो लेयर होगा वो सबसे इनर मोस्ट लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट लेयर। ये जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, एस्परोजिनस टिश्यू के, इसको हम लोग इनर मोस्ट लेयर बोलेंगे और इसका नाम होगा टेपेटम। और इसके बाद जो लेयर होगा वो लेयर आपका कहलाएगा मिडिल लेयर। क्या लेयर कहलाएगा, मिडिल लेयर। तो ये अभी आपका इंडोथेसियम के बाद ये जो मैं बना रहा हूं ये लेयर आपका है मिडिल लेयर। ये लेयर आपका मिडिल लेयर है, ये जो लेयर है आपका मिडिल लेयर। तो इसी तरीके से सब में मैं कर देता हूं कि मिडिल लेयर है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मिडिल लेयर है। कौन लेयर मिडिल लेयर होगा, तो जस्ट इनर लेयर के पहले जो लेयर आएगा उसको हम लोग मिडिल लेयर बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, एस्पोरोजिनस टिश्यू का ग्रुप है जो एस्पोरेंजिया कहलाएगा, 4 वाल से घिर जाएगा तब। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल का ग्रुप था जिसको एस्पोरोजिनस टिश्यू आपने बोला, और इसको घेरता है 4 वाल, तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है। तो एस्पोरोजिनस टिश्यू को जो डायरेक्ट घेरेगा वो तो टेपेटम होगा, और उसके जस्ट ऊपर जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। ये जो अभी आपका बना रहे हैं ये कौन सा लेयर है बच्चे, मिडिल लेयर है। कौन लेयर है, मिडिल लेयर। ये आपका लेयर जो है ये आपका मिडिल लेयर। तो अभी नेक्स्ट लेयर का नाम हम लोग यहाँ पे रख दिए मिडिल लेयर। ये जो लेयर हो गया ये नाम हो गया मिडिल लेयर। ये लेयर कितना नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। नेक्स्ट लेयर जो सबसे अंदर जो लेयर है जो कि एस्पोरोजिनस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो कि मेस्मेटिक टिश्यू है। एस्पोरोजिनस टिश्यू मेस्मेटिक टिश्यू होगा क्योंकि उसको डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, तो ये मेस्मेटिक टिश्यू होगा एस्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो डायरेक्ट लेयर होगा, वाल होगा, इस वाल का नाम हो जाएगा आपका टेपेटम। इसका नाम होगा टेपेटम। बच्चे को यदि याद कराना होता है तो बस 3 बात बोलते हैं, यहाँ से उसको याद हो जाता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये एंथर के स्ट्रक्चर को हम लोग यदि देखें तो हम लोग का पहले आएगा वाल, और फिर आएगा एस्पोरोजिनस माइक्रोस्पोरेंजिया, और प्लस 4 वाल किया है। लेकिन बोला जाता है कि एस्पोरोजिनस टिश्यू को यदि 4 वाल सराउंड कर देता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी एस्पोरोजिनस टिश्यू सराउंडेड बाय द 4 वाल एट द कॉर्नर ऑफ द एंथर इज नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजिया, वो कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी फिर से सुनिए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है जो ग्रुप ऑफ द एस्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको यदि चारों वाल यदि सराउंड कर देता है तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रुप ऑफ एस्पोरोजिनस टिश्यू सराउंडेड बाय द 4 वाल एट द कॉर्नर इज नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजिया, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या, एस्पोरोजिनस टिश्यू का ग्रुप है। माइक्रोस्पोरेंजिया इज द ग्रुप ऑफ द एस्पोरोजिनस टिश्यू। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे। और एस्पोरोजिनस टिश्यू इज द मेस्मेटिक टिश्यू, इट हैज कैपेसिटी टू डिवाइड, इसके पास कैपेसिटी है कि डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे आइए हम लोग इसको फाइनल ब्रश करके इसको आगे निकालते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, यदि हम लोग वाल का बात बोलेंगे तो पहला वाल आपका हो गया एपिडर्मिस, दूसरा वाल आपका हो गया इंडोथेसियम, तीसरा वाल हो गया मिडिल लेयर, और चौथा वाल का यदि आप बात करें तो वो हो गया टेपेटम। इसमें से ये जो 3 वाल है, आउटर मोस्ट 3 वाल यानी बाहर से 3 वाल, ये जो आउटर मोस्ट हो गया ये उसके जस्ट बाद हुआ, ये उसके बाद हुआ, और ये सबसे इनर मोस्ट हुआ। तो आउटर मोस्ट 3 वाल का काम होता है प्रोटेक्शन। क्या काम होता है, प्रोटेक्शन।
ये प्रोटेक्शन का काम करता है। किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको सुरक्षित करना है, तो ये आपका मेन चीज है। कौन? ग्रुप माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी ये स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली वो तीनों वाल आया है। इवन टेपेटम भी बोल सकते हैं, लेकिन टेपेटम अदर काम भी करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड उसका मेन काम होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करना है, ये तीनों का काम होगा स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगा, ये तीन वाल एपिडर्मिस, ये जो प्रोटेक्ट करेगा वो आपको तीन वाल करेगा। तीन वाल में कौन कौन करेगा, तो पहला एपिडर्मिस हो गया, और दूसरा आप जो बोलिएगा वो हो जाएगा इंडोथेसियम, दूसरा हो जाएगा इंडोथेसियम, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल लेयर, और जो चौथा होगा वो होगा टेपेटम। तो 1 2 3 एंड 4, तो एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीन लेयर जो है ऐसे लेयर है जो प्रोटेक्शन करता है। लेकिन उसमें से इंडोथेसियम आपको हम बताए थे कि ये डेहिसेंस में भी काम करता है, यानी पोलन ग्रेन को रिलीज में भी मदद करेगा, क्योंकि ये फटेगा तो पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा, तो इसलिए, लेकिन डेहिसेंस इसका काम है। लेकिन ये तीनों को मिला के कॉमन काम बोला जाए तो प्रोटेक्शन, और यदि बोला जाएगा चॉइस नहीं मिला तो प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस भी आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप में प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के साथ में यदि आपको चॉइस नहीं मिल रहा तो आप डेहिसेंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब जो डेहिसेंस की तरफ जाइएगा तो डेहिसेंस का मतलब होता है फटना। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये आपका लेवल डायग्राम हो गया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो ये पिक्चर आपके पास में है, बनाना आसान है। आपको यदि कोई पूछता है कि लेवल डायग्राम बना दीजिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और कोई बड़ी चीज नहीं है, इजी वे में बनता है। अब देखिए, चारों कॉर्नर पे क्या हो गया, एक एक स्पोरेंजिया हो गया, चार कॉर्नर पे बटरफ्लाई बनाइए, और उसी में ये तीन लेयर को आप आराम से यहाँ पे दिखा दीजिए। अब इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एपिडर्मिस जो होता है वो, देखो आप देखो कि सिंगल सेल का लेयर है, यानी एक ही सेल का लेयर है, एक ही सेल का, मल्टी लेयर नहीं है, सिंगल सेल लेयर है। तो एपिडर्मिस को आप सिंगल सेल लेयर बोलते हैं। उसी तरह से इंडोथेसियम भी आप देखोगे तो सिंगल सेल लेयर है, तो ये भी आपका सिंगल सेल लेयर हो गया। लेकिन मिडिल लेयर को आप देखोगे तो वो मेनी लेयर्स में आपका आ रहा है, यानी देख रहे हो थिकनेस कितना ज्यादा है, तो ये मल्टी लेयर होगा। एम से मिडिल लेयर हो गया, एम से मल्टी लेयर हो गया, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर कौन होगा तो मल्टी लेयर होगा मिडिल मिडिल लेयर, मल्टी लेयर हो गया। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज, ये क्वेश्चन क्या पूछी जाती है, जो इंडोथेसियम होता है इसको बोला जाता है कि ये फाइबरस होगा। इंडोथेसियम को आप क्या बोलते हो कि फाइबरस होगा, क्या बोलते हो कि इंडोथेसियम जो होता है वो फाइबरस आपका होता है। और ये जो मिडिल लेयर होता है ये मल्टी लेयर होता है, और इसी के जस्ट कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे जाता है कि टपेटम जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। किसको? तो स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये जो आपका है ये है आपका ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो ग्रुप ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू है ये क्या करेगा कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो ये जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, कौन प्रोवाइड करेगा? टेपिटम। मेरा सीधा है, आपको क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में बनाना है या सब्जेक्टिव में बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। आप केवल इस तीनों का काम याद कर लीजिए, किसका? एपिडर्मिस का, इंडोथेसियम का और मिडिल लेयर का। ये तीन का काम यदि आप याद कर लिए तो आप क्या करिए कि बाकी काम टेपेटम के नाम दे दीजिए। जैसे कोई बोलेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसका काम है, तो टेपेटम का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक। अभी बोलेगा कोई एस्पोरोपोलिन ग्रेन जब बनेगा तो उसमें एस्पोरोपोलिन से एंजाइम बनता है, तो बोला एस्पोरोपोलिन बनाना किसका काम है, तो एस्पोरोपोलिन बनाना टेपेटम का काम है, जो यूबिस बॉडी के अंदर बनाता है। अब यदि कोई इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा तो उसके लिए पोलन किट चाहिए, तो बोलेगा पोलन किट बनाना किसका काम होगा, तो पोलन किट भी बनाना इसका काम होगा, टेपेटम का काम होगा। इसका मतलब आप यदि ऑब्जेक्टिव पे कटिंग करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे आराम से कटिंग होगा। ये 3 1 2 एंड 3 का फंक्शन आपको पता हो गया। एक ही फंक्शन है प्रोटेक्शन, यदि ज्यादा बोले तो दहीसन चिपका देना इंडोथेसियम के साथ में। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, जब टेपेटम का बात करें तो टेपेटम मल्टी फंक्शंस में काम कर रहा है। उसका मल्टी फंक्शन क्या है? सबसे पहले टेपेटम का काम है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और दूसरा काम उसको क्या है कि वो स्पोरोपोलिनिन बनाएगा जो कि यूबिस बॉडी के अंदर पैक्ड होगा। और तीसरा काम होगा कि वो पोलन किट बनाएगा जो कि पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा, तो उसमें हेल्प किया जाएगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है टेपेटम, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है। और यदि आप बोले तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर टेपेटम, ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ से जब इसको समझ गए तो इसके बाद थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी हम लोग समझ जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन जो गैमेट या स्पोर बनाने की बात होगी, तो उसमें आपने बोला था कि स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी और ओव्यूल। तो यहाँ पे स्टिग्मा ये हो गया, स्टाइल ट्यूबुलर पार्ट हो गया, ये जो स्वेलन पार्ट है इसका नाम ओवरी, और इसके अंदर मिलता है ओव्यूल, इसके अंदर मिलता है ओव्यूल। ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव का भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि एक साथ सब समझ पाएंगे। ये अभी हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव का एंथर का स्टडी किया। एंथर के स्टडी में 4 वॉल प्लस ग्रुप ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, तो 4 वॉल और ग्रुप ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू कला करके स्पोरेंजिया कहलाएगा। तो इसमें टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया, 1 2 3 और 4।
तो ये टेट्रास्पेनिक केस हो गया और चारों कॉर्नर पे आपका मिलना। तो हम उम्मीद करते हैं तो इसी तरीके से अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव से फीमेल रिप्रोडक्टिव की तरफ जाते हैं, तब फिर एक बार में स्टेप को हम लोग क्लियर कर लेंगे। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास जाएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में हम लोग बोलते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम, जो कि इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर में गाइनोसियम ही मिलता है, वही सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसके अंदर कोई नहीं होता है, क्योंकि वही सबसे वाइटल पार्ट है जो कि फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करता है, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करता है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा फीमेल, ये सिंबल फीमेल का है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ध्यान से सुनो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोसियम, GYN लग जाएगा तो समझ जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोसियम। गाइनोसियम का यूनिट होता है कार्पेल, गाइनोसियम का जो यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। तो गाइनोसियम का यूनिट हो गया कार्पेल। अब ये जो कार्पेल होता है इसके पार्ट क्या होते हैं, तो कार्पेल में सबसे पहले ये हल्का स्टिकी टाइप का होता है, इसका नाम होता है आपका स्टिग्मा, क्योंकि पोलन ग्रेन का ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पोलन ग्रेन यहीं पे गिरता है। स्टिग्मा के बाद क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है टिश्यू होगा। दो तरह का होता है, एक होता है होलो, एक होता है सॉलिड। जब यहाँ पे क्या होता है कि ये जब सॉलिड होगा तो इसमें ट्रांसमिशन टिश्यू मिलता है, नहीं होगा तो फिर ट्रांसमिशन टिश्यू इसमें नहीं मिलता। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो ब्लू वाला हम लोग ने लिखा है इसका नाम हो गया स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन आकर के गिरेगा, बाकी इसका कोई काम उतना नहीं है, लेकिन स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ब्लैक से जो हम लोग बनाए इसका नाम हो जाता है आपका जाकर के स्टाइल। और स्टाइल जो होता है ये पाथवे देता है पोलन ट्यूब को जाने के लिए, स्टाइल का काम हो गया। अब जो नीचे की तरफ जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर होगा, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम हो जाएगा ओवरी। और ये ओवरी जो होता है ये फ्रूट में डेवलप करता है। ये जो ओवरी आपका होता है ये आपका डेवलप कर जाएगा किसमें बच्चे, फ्रूट में डेवलप करता है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, ये जो आपका ओवरी होता है ये आपका डेवलप कर जाता है किसमें, तो फ्रूट्स में डेवलप करता है। अभी हो गया ओवरी, और इस ओवरी के अंदर में आपका मिलता है ओव्यूल, जो कि मेरा मेन काम है ओव्यूल को समझाना। ये इस अभी ये पूरा स्ट्रक्चर में बस ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल इसके अंदर, ओवरी के अंदर। और ये आपका जो ग्रीन वाला था ये हो गया ओवरी। ओवरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप करता है। ओवरी जो है, ओवरी जो आप बोलते हो ये आपका फ्रूट में डेवलप करता है, और ओवरी केवल एंजियोस्पर्म में मिलता है। इसका यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म हो गया। ओव्यूल इज नॉट यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म बिकॉज इट प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म आल्सो, इसलिए करके ओव्यूल कभी भी यूनिक फीचर नहीं हो सकता है, लेकिन ओवरी इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब ये जो ओव्यूल है इसका शर्त है फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये सीड बन सकता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये सीड नहीं बनेगा। तो सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होने की जरूरत है। तो यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो सीड हो गया, और सीड को सराउंड कौन कर दिया, फ्रूट। सीड को सराउंड कौन कर दिया, फ्रूट। तो एक केस हुआ कि यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, ध्यान से देखना, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड बना, और सीड को सराउंड कौन कर दिया, फ्रूट सराउंड। यदि फ्रूट क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया किसको, सीड को। सीड आपका प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट हो गया, तो सीड जो है वो इनर में चला गया और फ्रूट उसके बाहर हो गया। लेकिन एक केस ये भी होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रिवेंटेड हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी फ्रूट बना, तो भी क्या हुआ, आपका फ्रूट बना। लेकिन ये जो फ्रूट बना, इस फ्रूट, ये जो आपका फ्रूट बना, इस फ्रूट में सीड एब्सेंट है। ये आपका हो गया फ्रूट, ये हो गया सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट। और ये जो सीडलेस फ्रूट हुआ, ये जो आपका सीडलेस फ्रूट हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसलिए करके यहाँ पे आपका, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन को हमने प्रिवेंट किया, इसलिए करके यहाँ पे आपका सीड एब्सेंट हो गया। सीड क्या हो गया, एब्सेंट, सीड एब्सेंट हो गया। तो सीड एब्सेंट क्यों हुआ, कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सीडलेस फ्रूट बन गया। और ये जो सीडलेस फ्रूट है इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं बच्चे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कोई पूछे क्या है तो बोलना सीडलेस फ्रूट है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये हो गया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का जो नेचुरल एग्जाम्पल है वो है बनाना। बनाना के केस में क्या होता है कि सीड नहीं मिलेगा, सीड नहीं मिलेगा तो फ्रूट कहलाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे ये आपका ओवरव्यू था। अब ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर हमको जानना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपका गैमेट के फॉर्मेशन की बात समझ में आती है। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि ओव्यूल में क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। तो पहले पिक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे बच्चा रहता है तो पूछ के बोलते हैं कि पहले क्या करना, पिक्चर बनाना या पार्ट्स क्लियर करना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अपने दिमाग से कर लेता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिए कि एक यहाँ पे एम्ब्रियो सेक लीजिए, यहाँ पे ये एक एम्ब्रियो सेक ले लीजिए, ठीक है, ले लिए हम लोग यहाँ पे। अब इसके चारों साइड आप क्या करिए, एक न्यूसेलस लीजिए,
जो ये इम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये अभी इमेच्योर इम्ब्रियो सेक इसको मानेंगे हम लोग। क्यों इसको इसलिए इमेच्योर मानेंगे क्योंकि अभी इसमें आपका स्पोरोजीनस टिश्यू होगा। कौन टिश्यू होगा? स्पोरोजीनस टिश्यू होगा। कौन सा? मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पे हम लोग इमेच्योर इम्ब्रियो सेक इसको मानेंगे। ये जो ब्लू वाला है इसको हम लोग मान लिए इम्ब्रियो सेक, इसके अंदर आपका मिल गया मेगा स्पोर मदर सेल। यानी ये जो आपका है ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, और इसी का दूसरा नाम होगा मेगा स्पोर मदर सेल। इसी का दूसरा नाम होगा मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। तो यानी इसका मतलब हो गया कि ये अभी जब तक आपको दिखेगा कि स्पोरोजीनस टिश्यू है या मेगा स्पोर मदर सेल है तब तक आप इसको इमेच्योर इम्ब्रियो सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेच्योर इम्ब्रियो सेक, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू है और मेगा स्पोर मदर सेल है। जब ये मेच्योर होगा तो वो 7 सेल एक न्यूक्लियस का हो जाएगा, तब आप उसको बोलेगा मेच्योर इम्ब्रियो सेक। अभी ये कहलाएगा इमेच्योर इम्ब्रियो सेक। तो इमेच्योर इम्ब्रियो सेक को अब न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो न्यूट्रिशन के लिए इसको सराउंड, इसके चारों साइड में हमने एक टिश्यू दे दिया न्यूसेलस का, जो कि मल्टी सेलुलर मास होगा। ये मल्टी सेलुलर मास होगा। ये न्यूसेलस आपका ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। और यहाँ पे मल्टी लेयर होगा, जो कि आपको स्पोरोजीनस टिश्यू को या मेगा स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, या बोल सकते हैं कि इम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इम्ब्रियो सेक इमेच्योर होगा तो भी, मेच्योर होगा तो भी। तो ये आपका जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये आपका हो गया न्यूसेलस, मल्टी लेयर्ड है न्यूसेलस। इसका थोड़ा दूर हटा के, इसलिए के बाद का ये पिक्चर कहा जाएगा तो यहाँ लिखता हूँ न्यूसेलस। ये जो आपका ग्रीन पोर्शन है इसका नाम आपने बोला कि न्यूसेलस होगा। क्या बोला आपने? न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इम्ब्रियो सेक को। क्या बोला आपने? न्यूसेलस। आप इसको बोला कि ये न्यूसेलस है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलते हैं कि ये आपका न्यूसेलस है। अगला स्टेप क्या बोलते हैं कि ये जो आपका न्यूसेलस है ये सराउंडेड बाय इंटुगमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? सराउंडेड बाय इंटुगमेंट। इंटुगमेंट क्या होता है? एक कवर होता है। तो आप जनरली जो होता है, जो ओब्यूल होते हैं वो ओब्यूल बाइटेक्मिक होते हैं। बाइटेक्मिक का मतलब उसमें दो कवर होती है। तो न्यूसेलस सराउंडेड बाय द इंटुगमेंट, और यहाँ पे हम लोग दो इंटुगमेंट बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट सराउंड नहीं करेगा, इनकम्प्लीट। जो इंटूमेंट होगा इनकम्प्लीट सराउंड द न्यूसेलस, नॉट कंप्लीट सराउंड द न्यूसेलस, इनकम्प्लीटली सराउंड द न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द मास ऑफ द सेल सराउंडेड बाय द इंटूमेंट। तो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये आपका जो हो गया ये हो गया आउटर इंटूमेंट, ये आपका हो गया आउटर इंटेगुमेंट, और उसके अंदर जो आप बात कर रहे हो इसका नाम हो गया इनर इंटूमेंट। इसका नाम हो गया इनर इंटेगुमेंट। ये हो गया इनर इंटेगुमेंट। तो अभी आपका क्या हो गया? दो लेयर हो गया। तो दो लेयर हो गया तो इसलिए इसका नाम हो गया बाइटेगमिक। इस ओव्यूल को बोलेंगे बाइटेगमिक। बाई मतलब होता है दो, टेक्निक होता है लेयर, दो लेयर से प्रोटेक्शन किया। तो इट मींस कि न्यूसेलस इज द मास ऑफ द सेल सराउंडेड बाय द इंटुगमेंट, कंप्लीटली सराउंड नहीं है। तो जहां पे इंटुगमेंट एब्सेंट है न्यूसेलस के पास में, जो एक ओपनिंग टाइप का है, यानी इस जो इंटुगमेंट है इस इंटुगमेंट के ऊपर में आपको यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ओपनिंग। यानी क्या दिख रहा है? एक पोर दिख रहा है। ये जो पोर होगा, यानी इंटुगमेंट पे जो पोर मिला इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। यानी वैसा एरिया जहां पे न्यूसेलस इंटुगमेंट से सराउंड नहीं किया हुआ है उस ओपनिंग को हम लोग माइक्रोपाइल बोलेंगे। और ये जो रीजन होगा इसको माइक्रोपोलर रीजन भी बोलते हैं। तो एक तो ये ओपनिंग का नाम हो गया माइक्रोपाइल, जहां पे इंटुगमेंट एब्सेंट और न्यूसेलस दिख रहा है, तो इसका नाम हो गया माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का मतलब जहां पे न्यूसेलस इंटुगमेंट से सराउंड नहीं किया हुआ उस रीजन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। और यहीं से पोलन ट्यूब इंटर करता है, इजी रहता है, क्योंकि इंटुगमेंट नहीं है, इजी वे में यहाँ से इंटर कर जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात चलते हैं। तो ये हो गया माइक्रोपाइल रीजन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल रीजन होता है उसके अपोजिट में आपका क्या होता है? चलाजा रीजन। उसके अपोजिट में हम लोग क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। तो इसका मतलब न्यूसेलस क्या है? मास है, मास ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल। और सराउंडेड बाय क्या है? सराउंडेड बाय इंटुगमेंट। और ये जो है ये सराउंडेड बाय इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट एंड इनर इंटुगमेंट। ठीक है। न्यूसेलस क्या? मास ऑफ द सेल है, सराउंडेड बाय आउटर एंड इनर इंटुगमेंट। लेकिन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं, बार बार बोला। अभी ये जो आपका यहाँ अंदर वाला जो ये आप लिखे थे इसको लिखे इम्ब्रियो सेक। इसको क्या लिखे? इम्ब्रियो सेक। अभी हमने बोला ये इमेच्योर है। इमेच्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो टिश्यू है ये इमेच्योर इसलिए कि ये जो टिश्यू है ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। और या इसी को आप बोल सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोल सकते हो? मेगा स्पोर मदर सेल। ये हो जाएगा आपका मेगा स्पोर मदर सेल। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करिए।
ये जो आपका पार्ट हो गया मेगास्पोर मदर सेल, ये जिस थैले के अंदर रहा, जिस सेक के अंदर रहा, उसका नाम इम्ब्रियोसेक। इम्ब्रियोसेक को सराउंड कर दिया न्यूसेलस, और न्यूसेलस को सराउंड कर दिया इंटुगमेंट। जहां पे इंटुगमेंट एब्सेंट था वो माइक्रोपाइल, उसके अपोजिट वाले को हमने बोल दिया चला जा। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो डंठल है, इधर का तो बॉडी का पार्ट का हम कर ले, ये जो आपका स्टॉक दिख रहा है, ये जो आपका डंठल दिख रहा है, इसका नाम हो गया फ्यूनिकिल। इसका नाम क्या हो गया बच्चे? फ्यूनिकिल। उसका नाम हुआ फ्यूनिकिल। तो आप उसको बोलते हैं कि वो फ्यूनिकिल है, वो है फ्यूनिकिल। तो अब जो फ्यूनिकिल है और नीचे का जो मेन बॉडी है ओव्यूल का, वो दोनों जहां जुड़ेगा, जिस जंक्शन पे जुड़ेगा, ये जंक्शन आपका कहलाएगा हाइलम। तो हाइलम क्या है? जंक्शन। हाइलम क्या है? एक जंक्शन है। जंक्शन किसका है? तो क्या है हाइलम? तो जंक्शन। तो जंक्शन किसके किसके बीच का है? तो फ्यूनिकिल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल, यानी ये जो पोर्शन हो गया नीचे वाला, इसको आप लोग बोले ओव्यूल का बॉडी पार्ट है, तो वो ओव्यूल भी बोल सकते हो। तो फ्यूनिकिल क्या है? एक्चुअली ये है फ्यूनिकिल। तो फ्यूनिकिल क्या है? तो फ्यूनिकिल है स्टॉक, यानी डंठल। किसका स्टॉक है? तो स्टॉक ऑफ ओव्यूल। तो यानी ये जो स्टॉक है और ओव्यूल जहां पे जुड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम। हाइलम एक्चुअली क्या? जंक्शन। और जब कभी कोई दो चीज जुड़ता है तो वहां पे एक उभार बनता है। जब दो चीज जुड़ेगा तो एक उभार बनेगा। उस उभार को हम लोग बोलते हैं उस उभार को हम लोग बोलते हैं कि रिडीज। क्या बोलते हैं? रिडीज। और उसी रिडीज का नाम होता है रैफे। यानी ये जो उभार एक बनेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे रैफे। क्या बोल देंगे? रैफे। ये रैफे क्या होगा? रिडीज होगा, रिडीज। तो अभी यहाँ पे आपका केस क्लियर हो गया कि यदि आपको बोले फ्यूनिकिल क्या, तो बोलना कि फ्यूनिकिल जो है वो स्टॉक ऑफ ओव्यूल है, और ये स्टॉक ऑफ द ओव्यूल जो है ये जुड़ा किससे है? ओव्यूल से जुड़ा। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है तो नीचे वाला ओव्यूल हो गया, तो ओव्यूल से जुड़ा। तो यानी आप बोल सकते हो कि जो फ्यूनिकिल है वो ओव्यूल से अटैच हुआ। जिस जगह पे अटैच हुआ ओव्यूल से, आप बॉडी ऑफ द ओव्यूल बोल सकते हैं या ओव्यूल भी बोल सकते हैं। यानी फ्यूनिकिल प्लस ओव्यूल जहां जुड़ेगा उसको आप लोग हाइलम बोलिएगा। उस जगह पे जो एक उभार बनेगा, उस उभार को हम लोग बोलेंगे रैफे। जिसको जो उभार है उसको हम लोग बोलते हैं रैफे। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये फ्यूनिकिल का काम क्या है? तो ये फ्यूनिकिल का काम है कि फ्यूनिकिल जो है ये स्टॉक ऑफ द ओव्यूल अटैच्ड विद द प्लासेंटा, अटैच्ड विद द प्लासेंटा, अटैच्ड विद द प्लासेंटा। ये प्लासेंटा से जुड़ेगा, और प्लासेंटा जुड़ा होगा ओवरी से। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, ये आपका क्या है? ओवरी है। तो ओवरी यहाँ प्लासेंटा हो गया, और इस प्लासेंटा, इसका नाम हो गया प्लासेंटा, इसको हम लोगों ने पी कर दिया, ये हो गया प्लासेंटा। और यहाँ पे फिर आगे जब आप जाइएगा तो यहीं पे ये आ जाएगा फ्यूनिकिल, इसको हम लोग बोले फ्यूनिकिल। यही आपका हो गया ओव्यूल। ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकिल, ये हो गया प्लासेंटा। तो फ्यूनिकिल जो है वो प्लासेंटा से जुड़ेगा, और प्लासेंटा ओवरी से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे आपका बात हुआ। अब आइए हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इसमें क्या बोलना। तो इस तरह का जो ओव्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल। लगभग 80% 80% और 80% से ज्यादा में मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको हमने बोल दिया। अब एनाट्रोपस ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल रीजन होता है इसको बोलते हैं एपेक्स रीजन, टॉप मोस्ट रीजन। और ये जो चलाजा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें आप यदि देखोगे, आप तो बहुत कुछ समझा दिया, ये देखोगे ये फ्यूनिकिल है और ये हाइलम है। तो फ्यूनिकिल हाइलम एक लाइन में आ जाएगा, और माइक्रोपाइल और चलाजा एक लाइन में आ जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। यानी फ्यूनिकिल हाइलम पैरेलल टू माइक्रोपाइल एंड चलाजा। यदि ऐसा केस होगा तो ओव्यूल हो जाएगा एनाट्रोपस, मोस्ट कॉमन ओव्यूल। अब यहीं से काम शुरू होगी। एस्पोरोजिनस टिश्यू उधर एंथर में भी मिल गया और इधर भी आपको मिल गया। अब यहां से आपका रिप्रोडक्शन के स्टेप्स शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से जब पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, तो अब मेरा शुरू होगा रिप्रोडक्शन का स्टेप्स। रिप्रोडक्शन के स्टेप्स में क्या होगा, ध्यान से आप सुनिएगा, एकदम लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी जानकारी अच्छे तरीके से सीरीज में आनी चाहिए। स्किप कर दीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आइए यहाँ पे हम लोग का अब क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप होगा। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप अब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में आप स्टेप्स में पहला काम आपको क्या करना है, कि पहला काम करना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस के लिए, और दूसरा काम करना है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो ये दो काम अभी हम लोग, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ये दो काम को अभी हम लोग देखने वाले हैं।
तो गैमेटोजेनेसिस प्लस ट्रांसफर ऑफ गैमेट, तो जो गैमेटोजेनेसिस होगी, जो गैमेटोजेनेसिस का आप बात करोगे तो उसका शुरुआत फीमेल के साइड भी, फीमेल के साइड भी किया जाएगा और मेल के साइड भी किया जाएगा, और दोनों एक साथ करते हैं हम लोग। दोनों केस जो होगा वो एक साथ हम लोग कर लेते हैं, दोनों केस को हम लोग एक साथ एक ही बोर्ड पे कर लेते हैं, तो दोनों स्टेप। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, गैमेटोजेनेसिस, तब बाद में देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट हम लोग करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग फीमेल, ये जो साइन है ये साइन आपके फीमेल का है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस यदि हम करना चाहते हैं, और ये साइन आपका जो है, जो अभी बनाने जा रहे हैं, ये साइन मेल का साइन। तो चलिए अभी यहाँ पे हमारा गैमेटोजेनेसिस शुरू हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर में हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग यहाँ पे गाइनोसियम के ओव्यूल से बात करेंगे, यानी गाइनोसियम होगा और गाइनोसियम के ओव्यूल से बात करेंगे। अब वहां पे भी आप बोल सकते हो तो एंड्रोसियम होगा, और एंड्रोसियम के एंथर से बात करेंगे, एंड्रोसियम के एंथर से हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड्रोसियम में एंथर होगा और एंथर में गैमेटोजेनेसिस होगा, गाइनोसियम में ओव्यूल होगा और ओव्यूल में गैमेटोजेनेसिस होगा। तो चलिए ओव्यूल में क्या मिलेगा, ओव्यूल में हमको मिलेगा मेगा स्पोर मदर सेल। ध्यान से सुनना मेरे बात को, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, वेरी गुड, दोनों को एक साथ लेते हैं। तो एंथर में क्या मिलेगा बच्चा, माइक्रो स्पोर मदर सेल। एंडोसियम में मिलेगा एंथर, एंथर में मिलेगा माइक्रो स्पोर मदर सेल। और जैसे ही मदर लगेगा कि आप उसको 2n बना दीजिए, 2n कहीं भी कुछ चेंज नहीं करने, मदर इधर भी लगा मदर उधर भी लगा, 2n हो गया। नाम ही से पता चल रहा है ये जो मदर है किसकी माँ है, मेगास्पोर का। ये मदर किसकी माँ है, मेगास्पोर का। तो ये मदर क्या बनाएगी, मेगास्पोर। ये मदर किसकी माँ है, माइक्रोस्पोर का। ये मदर किसका है, माइक्रोस्पोर का। तो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। इसका मतलब हो गया कि ये मदर किसकी है, माइक्रोस्पोर का, तो बनाएगा क्या, माइक्रोस्पोर। ये मदर किसका है, मेगास्पोर का, तो बनाएगा क्या, मेगास्पोर। अब आइए यहाँ पे प्लांट के केस में बोला जाता है कि जब स्पोर आप बनाते हो तो वो मियोसिस से ही बनता है, वो मियोसिस से बनता है। तो यहाँ जो मेगा स्पोर आपका है बनाना मदर से, तो मेगा स्पोर मदर सेल में आप चलाइए मियोसिस। क्या चलाओगे बच्चे, मियोसिस को चलाओ। मियोसिस को जैसे ही चलाओगे तो मियोसिस की खासियत होता है, जैसे आप ये मियोसिस बोले, ये 4 फिंगर जो आपका बंद है, ये 4 को समझिए कि आपका 4 सेल बनेगा। इसको यदि आप मियोसिस मानेंगे तो ये आपका हो गया 4 सेल, यानी एक मियोसिस यदि करिएगा तो आपका 4 सेल बनता है। एक मियोसिस से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, इसको मियोसिस, ये 4 सेल। चलिए ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो 2n का था, और मियोसिस हमेशा 2n में ही चलता है। मियोसिस की कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मियोसिस एन में चल जाए। मियोसिस एकदम फिक्स डिवीजन करता है, वो 2n में ही चलेगा, और सारे 2n सेल में नहीं चलता है। उसका स्पेशलाइज सेल होता है, जैसे उसका स्पेशलाइज सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें चल सकता है। उसका स्पेशलाइज सेल है मियोसाइट सेल, उसका स्पेशलाइज सेल है जर्म सेल। ये सारे सेल यदि उसको मिलेगा, ये भी नहीं है बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा चूजी टाइप का है मियोसिस। मियोसिस बड़ा चूजी है, वो चूज करता है कि नहीं 2n नहीं, वो तो पहले ये चूज करता है 2n होना चाहिए, फिर भी बोलता है नहीं सारे 2n में मैं मियोसिस नहीं करवा पाऊंगा, मेरे को 2n में यदि तुम्हें मियोसिस कराना है तो मेरे को मेगा स्पोर मदर सेल दो, माइक्रो स्पोर मदर सेल दो, या मियोसाइट सेल दो, या जर्म सेल दो, तब मैं मियोसिस कराऊंगा, अन्यथा मियोसिस मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब भी करूंगा तो 2n में करूंगा, चूजी टाइप पे चूज करता है वो। तो यहाँ पे वो क्या किया, चूज किया कि मेगा स्पोर मदर सेल में, तो मियोसिस हुआ। तो मियोसिस से क्या हुआ कि 4 सेल बने। और मियोसिस का एक और खासियत होता है कि भैया 2n सेल में चलाता है, 4 सेल बनाता है और चारों n का होता है। तो पहले मियोसिस में वो क्या करता है, ये 2n को डबल कर देता है। तो 2n को जैसे डबल किया तो 4n होगा, 4 जगह वो बांट दिया। तो ये तो मियोसिस का जो पढ़ाए थे तो उसमें वहां पे क्लास में बताया, तो उसका वीडियो नहीं बनाया, धीरे धीरे बना के देंगे। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 सेल बना। 4 सेल क्या बना, तो n का बना। एक एक बच्चा पूछ देता है भैया ये 2n का था तो 4 कैसे हुआ, नहीं पहले वो डबल कर देता है, प्रोसेस से वो क्या करता है, उसको डबल कर देता है। तो डबल हो गया, तो 4 आपका बना दिया। 4 में से क्या होता है, यहाँ पे 3 डी जनरेट हो जाती है। 3 जो है वो आपका डी जनरेट हो जाएगा, मोस्ट कॉमन केस है। यानी एक मियोसिस होगा मेगा स्पोर में, तो 4 मेगा स्पोर मदर सेल में, तो 4 मेगा स्पोर बनेगा, 4 मेगा स्पोर बनेगा, और 4 मेगा स्पोर में से 3 डी जनरेट होगा, 3 जो होगा डी जनरेट होगा, और 1 फंक्शनल मेगा स्पोर बचा हुआ रहेगा। 1 फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, तो 1 फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, 3 डी जनरेट होगा। तो 3 को हमने यहां से क्या किया, डी जनरेट कर दिया, और ये 1 आपका फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब ये जो 1 फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये पहले कैरियोकाइनेसिस करेगा। अब यहां से गैमेटोजेनेसिस का स्टेप शुरू होगा। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये आपका है फंक्शनल
फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर में फर्स्ट माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस जैसे ही होगा तो यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनेगा बच्चे। कितना न्यूक्लियस बन जाएगा बाबू, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। 2 न्यूक्लियस बन गया। अब इसके बाद होगा सेकेंड माइटोसिस, लेकिन पहले न्यूक्लियस बनेगा, सेल नहीं बनेगा बाबू, कि मतलब न्यूक्लियस के साथ सेल नहीं बनेगा। तो पहले न्यूक्लियस बन गया, फिर होगा सेकेंड माइटोसिस। और ये जो सेकेंड माइटोसिस होगा तो इसमें ये जो सेकेंड माइटोसिस होगा तो इससे बनेगा इसमें 4 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका 4 न्यूक्लियस बन गया, 1 2 3 एंड 4, 4 न्यूक्लियस बन। फिर जब थर्ड माइटोसिस होगा, ध्यान से देखिएगा, थर्ड माइटोसिस होगा, अब यहाँ पे हो गया थर्ड माइटोसिस। तो जो थर्ड माइटोसिस होगा तो यहाँ पे आपके बन जाएंगे 8 न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा बच्चे, 8 न्यूक्लियस। यानी अभी कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, कहीं भी सेल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अभी आपका बन गया 8 न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस बन गया। यानी फर्स्ट माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस, सेकेंड में 4, थर्ड में 8 न्यूक्लियस। अब क्या होगा, अरेंजमेंट एंड साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसको अरेंज किया जाएगा और साइटोकाइनेसिस करके सेल बना दिया जाएगा। लेकिन यानी ये फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, ये अभी क्या था, कैरियोकाइनेसिस। ये अभी क्या था, कैरियोकाइनेसिस। अभी यहाँ पे जाकर के अरेंज करेंगे और साइटोकाइनेसिस इसमें करेंगे। तो साइटोकाइनेसिस करेंगे तो अब सेल बनेगा। तो सबसे पहले इसको जो हम लोग अरेंज करेंगे, वो अरेंजमेंट मेरा कैसा होगा, क्या होगा अरेंजमेंट में, क्या करेंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 न्यूक्लियस को ऊपर ले जाएंगे और 3 न्यूक्लियस को एम्ब्रियो सेक में नीचे रखेंगे। यदि मान लीजिए हमने रेड कलर से यहाँ पे एम्ब्रियो सेक बनाया, तो ये कैसे बनेगा, तो 3 एम्ब्रियो सेक में 3 न्यूक्लियस को ऊपर ले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 1 2 एंड 3, 3 न्यूक्लियस को ऊपर ले जाएंगे और 3 न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे नीचे रखेंगे। चलिए 3 न्यूक्लियस को नीचे रखिए और 2 न्यूक्लियस को सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। तो यानी 3 न्यूक्लियस आपका ऊपर हो गया और ये जितने भी न्यूक्लियस होंगे सारे न्यूक्लियस आपके एन के होंगे, सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, एन के होंगे। तो अभी आपका क्या हो गया, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 सेंट्रल पे। तो अरेंज किया, पहले न्यूक्लियस को अरेंज किया। अब साइटोकाइनेसिस करके यानी सेल वाल बना करके इसको सेल बना दिया जाएगा। तो 3 न्यूक्लियस जो ऊपर गया है, यदि वो माइक्रोपाइल रीजन होगा तब तो यहाँ एक एपरेटस बनेगा। और यदि आपका एनसीईआरटी के हिसाब से यदि हम लोग इसको एम्ब्रियो सेक बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से जब बनाएंगे तो यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे एंटीपोडल सेल का वो पिक्चर बनाया। तो यह यहाँ पे वो करा कैसे, ऐसे करके ऐसे लिया, सॉरी हाँ, ऐसे और ऐसे, ये आपका यहाँ पे एंटीपोडल सेल बना। ये क्या बना, एंटीपोडल सेल, ये बन गया एंटीपोडल सेल। ये आपका एंटीपोडल सेल यहाँ पर बना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका 3 न्यूक्लियस को अरेंज करना है। तो ये जो आपका हो गया 2 गो आपका हो जाएगा सिनर्जिड, ये 2 क्या हो गया, सिनर्जिड। और ये जो न्यूक्लियस है ये यहीं पे ये एक सेल बनेगा। कौन सेल बनेगा, पीछे से दिखता हुआ, पीछे से आता हुआ दिखता हुआ रहेगा और ये आपका बनेगा एक सेल। तो यानी 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब ऊपर मतलब क्या, ये ऊपर मतलब बेसल पार्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे आप बोलते हैं कि ये चलाजा इंड, ये चलाजा इंड है और ये आपका माइक्रोपाइल है। तो ये जो माइक्रोपाइल एरिया है ये एपेक्स एरिया बच्चे, ये तो एपेक्स एरिया है। यानी आप यहाँ पे ये जो आपका 3 आया इधर, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग सेल। और ये 2 जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। तो ये जो सिनर्जिड होता है, ये सिनर्जिड 2 होगा और एक सेल 1 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों मिला के कहलाता है एग एपरेटस। क्या कहलाता है बच्चे, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में टोटल सेल कितना हो गया, 3 सेल हो गया। और ये जो 3 सेल होगा उसमें से 1 होगा एग सेल, 2 होगा सिनर्जिड। ये पिक्चर आपका यहाँ पे स्पष्ट होता है। और ये जो चलाजा साइड में है ये आपका ये तीनों का नाम हो गया एंटीपोडल सेल और ये आपका हो गया एंटीपोडल सेल। और इसका भी नंबर क्या होता है, 3 होता है, लेकिन सब एन होगा। अभी जैसे हम यहाँ पे मान लो कि बहुत जगह है तो इसको यहाँ से साफ करके हम लिख देते हैं, ये सारे सेल एन के होंगे, एन के होंगे, 3 न्यूक्लियस ऊपर में। अब यहाँ की पिक्चर के हिसाब से 3 ऊपर रख दिए, 3 यहाँ पे नीचे दिए, तो 2 दिए सिनर्जिड को, 1 दिए एक एपरेटस। अब यहाँ पे 2 सेंटर के पास में है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। जब ये दोनों अलग है तो हम लोग इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बच्चे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लियाई। तो अभी क्या हो गया, एंटीपोडल सेल हो गया कितना, 3, और एक अपरेटस में 3, तो अभी 3 3 6 हो गया। और ये पोलर न्यूक्लियाई और ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों को मिला करके हम लोग इसको यहाँ पे पूरा को बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो इसको अंदर कर देते हैं और इसका नाम हम लोग लिख देते हैं सेंट्रल सेल। कौन सा सेल लिख देते हैं, सेंट्रल सेल।
सेंट्रल सेल, जो कि आगे जाकर के इंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। तो ये हो गया सेंट्रल सेल। अभी देखिए सेल, सेंट्रल सेल कितना हो गया, सेंट्रल सेल एक हो गया। तो अभी क्या हो गया, सेंट्रल सेल हो गया एक, सेंट्रल सेल जो आपका हो गया वो हो गया एक। सेंट्रल सेल कितना हो गया, तो सेंट्रल सेल आपका हो गया एक, ये जो सेंट्रल सेल था ये आपका हो गया एक। अब जोड़िए कितना हो गया, एंटीपोडल सेल तीन, सेंट्रल सेल आपका हो गया एक, और ये जो एक एपरेटस है ये आपका हो गया थ्री। तो 3 and 1 4, अब 4 and 3 7। लेकिन न्यूक्लियस जोड़िए 1 2 3 and 2 इन पोलर न्यूक्लियाई, 4 5 and 3 इन एक एपरेटस, 6 7 8। यानी ये एक आपका ये जो आपका है ये एक आपका मेच्योर इम्ब्रियो सेक है, मेच्योर इम्ब्रियो सेक जो कितना है 7 सेल का है प्लस 8 न्यूक्लियस स्टेज है, 8 न्यूक्लियस स्टेज, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अभी उधर इमेच्योर इम्ब्रियो सेक था तो मेगा स्पोर मदर सेल था, और यहाँ पे मेच्योर इम्ब्रियो सेक आ गया तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गया। और ये स्टेप्स आप यहाँ पे देखिए, एंटीपोडल सेल 3 सेल, सेंट्रल सेल एक सेल, एक एपरेटस में एक या दो सिनर्जी 3 सेल, तो मिलकर के 7 हो गया, न्यूक्लियस हो गया। लेकिन ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये हमेशा पोलर न्यूक्लियाई नहीं रहेगा, ये फिर क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यानी ये दोनों जो है ये दोनों फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा, जो कि सेकेंड मेल गैमेट से जाकर के फ्यूज करेगा। तो फीमेल के केस में इधर आपका एक सेल बन गया, गैमेट बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। ये जो आप मेच्योर इम्ब्रियो से बोले इसको आप बोल सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी, फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी है, आप इसको यदि देखते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बना कहां से है भैया, तो ये तो बना है कहां से, मेगा स्पोर। किससे बना, मेगा स्पोर। किससे बना है, मेगा स्पोर से, मेगा स्पोर से। इसलिए बोला जाता है कि मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। क्या बोला बाबा, बोलो फिर से, मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। यानी फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी का जो फर्स्ट सेल होगा उसको हम लोग मेगा स्पोर बोलते हैं। मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। चलिए ये यहाँ पे फीमेल के साथ तरफ गैमेटोजेनेसिस का स्टेप समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरफ चलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी मियोसिस होगा, जैसे इसमें फीमेल में मियोसिस हुआ था, यहां भी मियोसिस होगा। अब ये जो मियोसिस होगा, तो फिर अभी बोला था कि यदि हम इसको मियोसिस माने तो ये जो 4 बंद है इसको 4 सेल हैप्लॉइड मानेंगे, तो ये 4 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो 4 सेल बना, और वो चारों सेल अभी एक साथ में है, और वो एन का है। इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पोलेन टेट्राड, यानी इसको बोलते हैं पोलेन टेट्राड। और कहीं कहीं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी, माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं। मदर सेल तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल ये है, मियोसिस हो गया तो माइक्रोस्पोर कहलाएगा, तो इसको पोलेन टेट्राड भी बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको माइक्रोस्पोर स्पोर टेट्राड भी बोलते हैं। लेकिन आपका एनसीईआरटी इसको माना है, इसलिए फोकस पोलेन टेट्राड पे ज्यादा रखिएगा, लेकिन माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं। तो मियोसिस हुआ तो बन गया माइक्रोस्पोर, और ये जो 4 माइक्रोस्पोर है इसके बाद यहाँ पे सेपरेशन होगी। क्या होगा, सेपरेशन होगा। सेपरेशन होगा तो क्या होगा, चारों फंक्शनल माइक्रोस्पोर होगा, 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर, एक भी माइक्रोस्पोर डीजनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, 4 फंक्शनल, 4 मेगा स्पोर बना था, 4 में से 3 डीजनरेट हुआ। क्या हुआ था यहाँ पे फीमेल केस में, एक मियोसिस हुआ था, 4 मेगा स्पोर बना था, 3 डीजनरेट हुआ था, एक फंक्शनल था। इस केस में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, एक मियोसिस होगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा, चारों फंक्शनल रहेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, चारों फंक्शनल रहेगा। किसमें, फीमेल के केस में। मेल के केस में एक मेगा स्पोर मदर सेल होगा, एक मियोसिस होगा, 4 मेगा स्पोर बनेगा, 3 डीजनरेट होगा, एक फंक्शनल होगा। मेल के केस में क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, एक मियोसिस होगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा, चारों फंक्शनल रहेगा। क्लियर। अब इसमें क्या करना है कि ये आपका हो गया माइक्रोस्पोर, जिसको आप पोलेन ग्रेन भी बोलेंगे, माइक्रोस्पोर जिसको कि आप पोलेन ग्रेन भी बोलेंगे। ये आपका हो गया माइक्रोस्पोर जिसको आप पोलेन ग्रेन बोलेंगे, पोलेन ग्रेन। तो अभी ये माइक्रोस्पोर बन गया। प्रत्येक माइक्रोस्पोर को कैपेसिटी है कि मेल गैमेट बना सकता है। तो अभी हम एक को लेके चलते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर हो गया ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बॉडी हुआ, क्योंकि माइक्रोस्पोर है। तो इसका मतलब है कि ये अभी गैमेटोफाइट बॉडी नहीं है, माइक्रोस्पोर इज नॉट गैमेटोफाइट बॉडी बिकॉज इट हैज नॉट गैमेट, इसके पास गैमेट नहीं है। जब गैमेट आएगा तब जाकर के वो गैमेटोफाइट बॉडी कहलाएगा। तो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसमें होगा फर्स्ट माइटोसिस, इसलिए बोला जाता है कि प्लांट में जो गैमेट बनता है वो माइटोसिस से बनता है, और स्पोर जो बनता है वो मियोसिस से बनता है।
तो अब यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस होगा, तो फर्स्ट माइटोसिस होगा तो इसमें ये कैरियोकाइनेसिस वाली बात नहीं होगी, इसमें कैरियोकाइनेसिस या साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस। तो यानी यहाँ जैसे फर्स्ट माइटोसिस होगा तो 2 सेल बन जाएगा, 2 सेल में एक सेल जो होगा वो वेजिटेटिव सेल होगा और एक सेल जो होगा वो जनरेटिव सेल होगा। वेजिटेटिव सेल का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल का जो साइज होगा वो छोटा होगा, ये एन का होगा, ये एन का होगा, ये बड़ा वाला जो होगा ये वेजिटेटिव सेल होगा, और ये जो छोटा वाला होगा ये वेजिटेटिव सेल VC लिख देते हैं, VC, और जेनेटिव सेल जो होगा वो CC होगा। तो लार्ज साइज का जो सेल होगा वो वेजिटेटिव सेल होगा और स्मॉल साइज का जो सेल होगा वो जेनेटिव सेल होगा, और दोनों हैप्लोइड होगा। अब क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल होता है ये माइटोसिस है, लेकिन साइज के मामले में अनइक्वल डिवीजन हुआ, साइज के मामले में अनइक्वल। तब ना एक वेजिटेटिव सेल का साइज क्रोमोसोम के मामले में अनइक्वल नहीं हुआ, साइज के मामले में अनइक्वल हुआ, इसलिए करके ये बड़ा साइज का बन गया, ये छोटा साइज का बन गया। बड़ा साइज के इसलिए बना कि वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जनरेटिव सेल को, न्यूट्रिशन देने के लिए आया, क्या देने के लिए, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जनरेटिव सेल जो होता है वो आपका, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये स्पिंडल शेप का होता है। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो आपका स्पिंडल शेप का होता है। किस शेप का होता है, स्पिंडल। और वेजिटेटिव सेल का बोला जाता है कि इरेगुलर होता है, कोई शेप उसका फिक्स नहीं होता, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जनरेटिव सेल में बोला जाता है कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्या मिलता है बाबू, डेंस साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है बाबू, डेंस साइटोप्लाज्म। तो यानी जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस जो होगा स्पिंडल शेप का होगा, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और इरेगुलर होगा। अब ये जो 2 सेल स्टेज हो गया इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज, और ये जो 2 सेल स्टेज होता है इसी स्टेज में मेनली पोलिनेशन होता है। क्या होता है बच्चा, पोलिनेशन इसी सेल स्टेज में मैक्सिमम होता है। कितना परसेंट, तो मोर देन 60% पोलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है, यानी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन 2 सेल स्टेज में कभी पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, और 2 सेल स्टेज जो होता है वो पोलन ट्यूब तब बनाएगा जब 3 सेल स्टेज में आएगा, और 3 सेल स्टेज में वो आना ही होगा तो वो जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आएगा। तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज हो गया, पोलिनेशन मोर देन 60% में होगा। अब जाके क्या होगा कि जब सेकेंड माइटोसिस की बात होगी, अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस नहीं बना, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया, तुरंत सेल बन गया। अब जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होगी, जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस, और जनरेटिव सेल में जैसे ही सेकेंड माइटोसिस होगा, सेकेंड माइटोसिस होगा तो यहाँ पे 2 सेल बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा फर्स्ट मेल गैमीट और एक सेल बन जाएगा सेकेंड मेल गैमीट, और जनरेटिव सेल यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो अब जो होगा ये 3 सेल स्टेज हो गया, वेजिटेटिव सेल एक, फर्स्ट मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट, 3 सेल स्टेज, और 3 सेल स्टेज में जो पोलिनेशन होगा वो लेस देन 40% में होगा। कितना में होगा, लेस देन 40। तो अब यहाँ पे 3 सेल स्टेज हुआ तो सेकेंड माइटोसिस जो हो गया वो एंथर में हो गया, 3 सेल स्टेज में सेकेंड माइटोसिस एंथर पे हो गया। और 2 सेल स्टेज में जो पोलिनेशन होगा तो इसमें सेकेंड माइटोसिस जो होगा वो स्टिग्मा के ऊपर होगा। किसके ऊपर, पकड़िएगा बात को, स्टिग्मा के ऊपर। यदि 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन होगा तो सेकेंड माइटोसिस तो उसको करना ही है, कहां पे करना है, स्टिग्मा पे, यानी एंथर से बाहर निकल करके किया, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो, क्या बोलते हैं, इन विट्रो माइटोसिस, यानी एंथर से बाहर चला गया। और 3 सेल स्टेज वाला जो हुआ एंथर के अंदर ही सेकेंड माइटोसिस हुआ तो उसको बोलते हैं इन विवो। तो 3 सेल स्टेज में जब पोलिनेशन होगा तो इन विवो माइटोसिस होके गया होगा, और 2 सेल स्टेज में होगा तो इन विट्रो होकर के गया। तो इसका मतलब हो गया कि पोलिनेशन दोनों सेल स्टेज में हो सकता है, 2 सेल स्टेज भी और 3 सेल स्टेज भी। मोर जो होगा वो होगा मोर देन 60% थ्रू 2 सेल स्टेज, और जो पोलिनेटिक एजेंट 2 टाइप का होगा, एक एबायोटिक होगा, एक बायोटिक होगा। ए मतलब नॉट बायोटिक वाला लिविंग, लिविंग का यूज नहीं किया जाएगा, और ये लेस कॉमन होता है, यानी प्लांट इस मैटर्स को कम यूज करता है। जो मोस्ट कॉमन पोलिनेशन का टाइप होता है वो होता है बायोटिक, ये मोस्ट कॉमन होता है, तो ये मोस्ट प्रीफर्ड भी होता है। तो अब यहाँ पे हो गया क्या, विंड के द्वारा यदि होगा तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा। पोलिनेशन के लिए हम लोग वर्ड लगाएंगे फिली, यानी आपको लगे कि फिली लगा हुआ है तो पोलिनेशन बताएगा। विंड के लिए हम लोग बोलते हैं इसको एनिमोफिली, क्या बोलते हैं बच्चे, एनिमोफिली बोलिए। एनिमोफिली का यदि केस हो गया तो विंड के द्वारा होगा। विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसके पोलन ग्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो पोलन ग्रेन का क्या प्रॉपर्टी होगा, सबसे पोलन ग्रेन जो होगा वो लार्ज नंबर में होगा, पोलन ग्रेन में लार्ज नंबर में होगा। पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो यहाँ पोलन ग्रेन हम पहले लिख देते हैं। एनिमोफिली का जो पोलन ग्रेन होगा वो आपका लार्ज नंबर में होगा, पोलन ग्रेन का साइज स्मॉल होगा, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होगा, या पोलन ग्रेन के पास विंग्स प्रेजेंट हो सकता है, जैसे फाइनल्स में बाई विंग्स होता है, बाई विंग्स का केस होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो इसमें मिलेगा, ये पोलन ग्रेन आपका लाइट वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद आते हैं कहाँ पे, फ्लावर का बात करते हैं। पोलिनेशन का बात कर दिया, यदि इसके फ्लावर का बात किया जाएगा, इसके जो फ्लावर होंगे विंड पोलिनेटेड वाले का फ्लावर जो होगा वो फ्लावर होना चाहिए इनफ्लोरोसेंस में। किसमें, इनफ्लोरोसेंस में। और जो ये इनफ्लोरोसेंस होगा ये ग्रुप ऑफ द फ्लावर होगा, और प्रत्येक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए, प्रत्येक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए।
ग्रुप ऑफ दी फ्लावर होगा, प्रत्येक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए। ये ओवरी हो गया तो ये ओव्यूल हो गया, तो प्रत्येक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए। उसके बाद इसका जो स्टिग्मा होना चाहिए, स्टिग्मा जहां पे पोलन ग्रेन गिरेगा, स्टिग्मा जो होना चाहिए इसका फीदरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फीदरी होना चाहिए। स्टिग्मा इसका फीदरी होना चाहिए और वेल एक्सपोज भी होना चाहिए। और इसके बाद यदि आप स्टिग्मा का बात करिएगा तो स्टिग्मा फीदरी होना चाहिए और वेल एक्सपोज भी होना चाहिए। अब आ जाइए स्टेमन, स्टामेन का बात करें तो स्टामेन भी इसका क्या होना चाहिए? वेल एक्सपोज होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन आपका एनिमोफिली का कंडीशन होना चाहिए। फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, ग्रुप ऑफ द फ्लावर होना चाहिए, एक ओवरी में एक ओव्यूल होना चाहिए, स्टिग्मा फिदरी होना चाहिए, स्टामेन वेल एक्सपोज होना चाहिए। उसके बाद ये जो एनिमोफिली का केस है, जो मोस्ट कॉमन एनिमोफिली का जो केस है वो ग्रास में देखा जाता है। ग्रास के साथ में ये कोकोनट में भी दिख सकता है। और उसके बाद यदि आप बात करते हैं कि एनिमोफिली का केस है तो ग्रास में एनसीईआरटी सबसे कॉमन लिख के दिया, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ग्रास के केस में आता है। ये आपका आ गया। वाटर का मतलब हो गया, वाटर का मतलब यहाँ पे हो गया हाइड्रो, और पोलिनेशन का मतलब हो गया फिली, तो ये हो गया हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली वाटर, वाटर के द्वारा होगा। और ये जो इसके जो पोलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका जो पोलन ग्रेन होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये रिबन शेप का होगा और साथ में वैक्स कोटेड होगा ताकि भींगे नहीं, पानी से वो भींगे नहीं, भींगेगा तो वो धीरे धीरे सेटल करने लगेगा। तो वैक्स कोटेड होगा और रिबन शेप होगा। और उसके बाद ये जो हाइड्रोफिली होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो ईपी हाइड्रोफिली यदि केस बात करो, ईपी हाइड्रोफिली का यदि बात करोगे तो ईपी हाइड्रोफिली में क्या होगा? पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन ये आउटर सरफेस पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा, यानी सरफेस पे आ जाएगा, वाटर सरफेस पे ये आ जाएगा, आउटर सरफेस पे। और यदि हाइपोफिली का बात हो, जैसे मान लो ये वाटर का सरफेस, तो पोलन ग्रेन यदि यहाँ पहुंच गया और तब पोलिनेशन हुआ तो इपीफाइलम। और यदि हाइपोहाइड्रोफिली का बात कर रहे हो तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा? पोलन ग्रेन जो होगा, पोलन ग्रेन ये डीप में होगा। कहाँ होगा? डीप में। ये सरफेस है तो यहाँ पे पोलन ग्रेन होगा, यानी बिलो होगा, सरफेस के बिलो जाएगा वो, ये सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे होगा तो ईपी हाइड्रोफिली कहलाएगा। और यदि सरफेस के नीचे होगा, डीप में होगा, तो ये हाइपोहाइड्रोफिली कहलाएगा। ईपी हाइड्रोफिली का जो केस होगा, उस केस में आप क्या करते हो? एग्जाम्पल ले लेते हो वेलिस्नेरिया, किसका नाम ले लेते हो? वेलिस्नेरिया। और इधर यदि हाइपोहाइड्रोफिली का बात करते हो तो इसमें आप जो नाम लेते हो वो नाम लेते हो हाइड्रीला, और दूसरा नाम लेते हो जोएस्टर। क्या लेते हो बाबू? जोएस्टर। जोएस्टर को यहाँ पे जो जोएस्टर है ये मेराइन है, और ये जो हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया है ये फ्रेश वाटर है। ये कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर। अभी आप मेरे को बताओ भैया, हाइड्रोफिली है, पोलन ग्रेन रिबन शेप का होगा और वो जो वैक्स कोटेड होगा। यदि हाइड्रोफिली बोले तो दो पार्ट में बांट दो, ईपी हाइड्रोफिली होगा, हाइपोहाइड्रोफिली होगा। सरफेस पे पोलन ग्रेन आके पोलिनेशन करेगा तो ईपी हाइड्रोफिली कहलाएगा, यदि नीचे जाके करेगा तो वो हाइपोहाइड्रोफिली कहलाएगा। यदि ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल बोले तो वेलिस्नेरिया होगा, हाइपोहाइड्रोफिली का बात बोलोगे तो हाइड्रीला और जोएस्टर होगा। जोएस्टर जो होगा वो केवल मैराइन होगा, इसको ग्रास भी बोलते हैं वहां पे। हाइड्रोफिली का केस होगा, ये आपका हाइड्रोफिली का हो गया। अब जो हाइड्रोफिली के द्वारा, हाइड्रोफिली जो होता है ये 30% जेनरा में होता है, 30% जेनरा, यानी बहुत कम होता है, बहुत कम में वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली होता है। ये 30% जेनरा में होता है। और ये जो जेनरा होता है यानी जीनस, ये मेनली मोनोकॉट होता है। क्या होता है? मोनोकॉट होता है। क्या होता है? मोनोकॉट होता है। फिर से बोलिएगा मेरे को, हाइड्रोफिली जो होगा वो आपका 30% जेनरा में होगा, जीनस में होगा, और वो जो होगा वो मोनोकॉट होगा उसमें से मेनली। तो ये दो आपका एबायोटिक का प्रोसेस है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं किस पे? बायोटिक के केस में। ये आपका वन शॉट चल रहा है, और वन शॉट चल रहा है तो इसमें जो मेजर पॉइंट्स है उस पॉइंट का मैं यहाँ पे आपको चर्चा कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आइए बायोटिक के केस में। जब बायोटिक के केस में आएंगे तो इसका मतलब हो गया ये लिविंग के द्वारा, और ये बहुत डायरेक्टेड होता है, इसमें वेस्टेज पोलन ग्रेन की कम होती है, इस लेकर के यहाँ पे आप क्या करते हैं? इसको बायोटिक में वेस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन को कम करते हैं, इसलिए ये मोस्ट कॉमन होता है, नेचर इसको प्रीफर करती है। अब यहाँ पे बायोटिक में यदि आप बात करें, पॉलिनेटिंग एजेंट में होगा ए बायोटिक, ये लेस कॉमन होगा, और एक होगा बायोटिक। बायोटिक में जो होगा वो होगा इंटीमोफिली। क्या होगा बच्चे? इंटीमोफिली। इंटीमोफिली इज द मोस्ट कॉमन, बायोटिक वाला मोस्ट कॉमन होगा। इंटीमोफिली में पोलिनेशन बाय इंसेक्ट होगा। इसमें जो फ्लावर होना चाहिए ये कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेक्टर और फ्रेग्रेंस होना चाहिए। इसमें बीज जो होंगे ये मोस्ट कॉमन होंगे, बटरफ्लाई से भी हो सकता है, बीटल से भी हो सकता है, वेस्प से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है, मॉथ से भी हो सकता है। तो हम लोग इंटीमोफिली का ये केस बोले कि इंटीमोफिली में पोलिनेशन ऐसे ऐसे आपका हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट केस में आते हैं। इंटीमोफिली के बाद हम लोग बात करते हैं किसका? तो इंटीमोफिली ये सबसे कॉमन हो गया। एक हो जाता है जूफिली। जूफिली में तो इंटीमोफिली भी आता है। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज एनिमल भी, लार्ज एनिमल, अब आया लार्ज एनिमल के द्वारा पोलिनेशन, लार्ज एनिमल। तो लार्ज एनिमल में जैसे लीमर उमर आप यूज कर सकते हो, कि लीमर वगैरह, मंकी वगैरह, लिजार्ड वगैरह, ये सारे चीजें जो होती है लार्ज एनिमल की पोलिनेशन में भाग लेता है। लेकिन इसको, ये सबको हम लोग जूफिली के अंदर रख सकते हैं, लार्ज एनिमल को भी, इंटीमोफिली को भी।
लेकिन अलग अलग नाम पड़ता है, इसे ये सबको मिला करके जूफिली के अंदर आप रख सकते हो। जू मतलब एनिमल होता है, तो यहाँ पे लार्ज एनिमल, लीमर वगैरह भी, लिजार्ड वगैरह, ट्री लिजार्ड वगैरह भी पोलिनेशन कराता है। अब नेक्स्ट आइए बर्ड के द्वारा, बर्ड के द्वारा होता है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्निथोफिली। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो होगा, इसके फ्लावर का साइज लार्ज साइज का होना चाहिए। इसका जो फ्लावर होना चाहिए ये लार्ज साइज का होना चाहिए, साथ में इसके पास ईडिबल पार्ट होना चाहिए, ईडिबल पार्ट, ताकि उसको खा सके। और जनरली ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड, तो बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होगा, तो इसमें क्या आता है? मेनली सनबर्ड और हमिंग बर्ड कॉमन होता है ऑर्निथोफिली के केस में। तो यानी आपका इंटिमोफिली हो गया, लार्ज एनिमल के द्वारा, लीमर लिजार्ड के द्वारा हो सकता है, ऑर्निथोफिली हो गया। और बैट के द्वारा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चैप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं बच्चे? चैप्टेरोफिली। और चैप्टेरोफिली में किसके द्वारा पोलिनेशन होगा? तो बैट के द्वारा होगा। इसका एग्जांपल होता है एडेनसोनिया और काजेलिया। तो इंटिमोफिली, लार्ज एनिमल, इंटिमोफिली इंसेक्ट के द्वारा हो गया, लार्ज एनिमल के द्वारा भी हो सकता है, ऑर्निथोफिली भी हो सकता है, चैप्टेरोफिली भी हो सकता है। ये हो गया बायोटिक पोलिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप का। इधर जो हो गया ये हो गया एबायोटिक, जो कि लेस कॉमन होता है। अब आइए, जब यहाँ पे पोलिनेशन का केस हो गया, तो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हम करवा दिए हैं, पहले क्वेश्चन ही सॉल्व का है, लाइव स्ट्रीमिंग में आप जाकर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब अब यहाँ पे पोलिनेशन हुआ, तो पोलिनेशन तो हो गया, ये सब ले आके एजेंट जो है वहां पे डाल दिया, पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन के बाद क्या होगा? तो पोलिनेशन जब हो गया तो पहला स्टेप आपका प्री फर्टिलाइजेशन, और प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप का पहला स्टेप आपका हमने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? तो पहला कर लिया गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा कर लिया ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अब दूसरा करने जा रहा हूँ फर्टिलाइजेशन स्टेप। तो फर्टिलाइजेशन स्टेप में क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये जो आपका है, यहाँ पे हम ये बना रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग बना रहे ये ओवरी बना रहे, और ओवरी से जो प्लासेंटा जुड़ा हुआ होगा, ओवरी से जो ये प्लासेंटा जुड़ा होगा, इसी से फ्यूनिकिल जाके जुड़ेगा, और फ्यूनिकिल के साथ में ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक ओव्यूल बनाने जा रहे हैं, जिसके पास मेच्योर एम्ब्रियो सेक होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का केस देखने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो ये मेरा मेच्योर एम्ब्रियो सेक बनेगा। ये मेच्योर एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल के साइड में हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं सिनर्जिड, दो सिनर्जिड यहाँ रखेंगे, एन का होगा, और ये एक सेल होगा, ये भी एन का होगा। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, और ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल। अब यहाँ पे एंटीपोडल सेल होंगे, 3 एंटीपोडल सेल होंगे, ध्यान से देखिएगा, लास्ट स्टेप चलना। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसको जो घेरे हुआ था, इसको घेरे हुआ था इमरियो सेक को घेरे हुआ था न्यूसेलस। कौन घेरे हुआ था बच्चा? न्यूसेलस। ये आपका हो रहा है न्यूसेलस, जो कि इमरियो सेक को और मेगा स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन दे रहा था। न्यूसेलस इसको सराउंड किया न्यूट्रिशन देने के लिए। अब इसको सराउंड करेगा इंटूगमेंट। कौन सराउंड करेगा बच्चा? इंटूगमेंट। इंटेगुमेंट का मतलब हो गया उसको कवर करने वाला लेयर। तो इंटूगमेंट अब क्या करेगा? इसको सराउंड करेगा। तो इंटूगमेंट इसको जाकर के अब सराउंड कर रहा है। ये हो गया इनर इंटूगमेंट, और ये जो आपका हो गया, ये हो गया आउटर इंटूगमेंट, और ये जो डंठल बनाने जा रहे हैं ये हो गया आपका फ्यूनिकिल, जो कि प्लासेंटा से, यहाँ प्लासेंटा बनाते, यहाँ नहीं बनाते, जहां पे वो पहुंचा वहीं पे बनाते हैं। और ये हो गया आपका प्लासेंटा, ये क्या हो गया? प्लासेंटा। और ये क्या हो गया? फ्यूनिकिल। तो अभी यहाँ पे आपका एक सेल। अब होगा क्या कि यहाँ पे जब पोलन ग्रेन गिरेगा, यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, ये रीजन आपका क्या कहलाएगा? ये रीजन कहलाएगा स्टिग्मा। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन लैंड करेगा। पोलन ग्रेन जब लैंड करेगा, ध्यान से मेरे बात को सुनना, पोलन ग्रेन की जब लैंडिंग होगी तो यहाँ पे पोलन ग्रेन, इधर लिखते, ये पोलन ग्रेन, ये आपका है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होगा। स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन। तो क्या होगा इंटरेक्शन में? तो न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, मतलब इसमें जो होगा ये पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होगा, केमिकल इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन? केमिकल इंटरेक्शन। यदि केमिकल इंटरेक्शन होगा, यदि सेम स्पीसीज का ये पोलन ग्रेन और स्टिग्मा होगा, तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। यदि सेम स्पीसीज का नहीं होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया, ये पोलन ग्रेन तब पोलन ट्यूब बनाएगा जब केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन, आप पिस्टिल भी बोल सकते हो या स्टिग्मा और पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो। तो पिस्टिल एंसेट लिखा तो लिख सकते हो इंटरेक्शन बिटवीन पिस्टिल एंड पोलन ग्रेन। तो उसके बीच जब इंटरेक्शन होगा तब जाके केमिकल इंटरेक्शन से, यदि सेम स्पीसीज का होगा तो पोलन ट्यूब बनेगा। अब सेम स्पीसीज का भी बहुत सारा, यदि पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का गिर गया तो भी पोलन ट्यूब बनेगा, लेकिन कोई एक ही पोलन ट्यूब, सबका बन जाएगा लेकिन कोई एक ही पोलन ट्यूब जाएगा इम्ब्रियो सेक के अंदर। तो इसका मतलब सीधा यहाँ पे है कि इम्ब्रियो सेक के अंदर वो तब इंटर करेगा जब जब वो स्पीड से ग्रो करे पोलन ट्यूब, वो सुटेबल हो
वो हेल्दी पोलन ग्रेन हो, तभी वो फास्ट ग्रो करेगा और तेजी से जाकर के इंटर करेगा, बाकी सब बीच रास्ते में रुक जाएंगे। यदि सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज, तो यहाँ पे तो पोलन ट्यूब बन ही नहीं सकता। अब यदि सेम स्पीसीज का भी है और पोलन ट्यूब नहीं बन रहा है, तो जेनेटिक बैरियर उसमें लगा हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल इंफेक्शन हुआ, पोलन ट्यूब बन रहा है, तो पोलन ट्यूब बन रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन एकदम क्लियर है कि ये सेम स्पीसीज का है, केमिकल इंफेक्शन हुआ पिस्टिल और पोलन ग्रेन के बीच में, वो दोनों एक दूसरे को समझा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ। अब ये जो पोलन ट्यूब बनाएगा, ये बनाएगा वेजिटेटिव सेल। कौन सेल बनाएगा बाबू, वेजिटेटिव सेल। तो अभी बड़ा सा पिक्चर बनाते हैं, यहाँ पे मान लो कि 2 सेल स्टेज में भी पोलन ग्रेन यदि आएगा, 2 सेल स्टेज में भी पोलन ग्रेन आएगा, तो भी इसके पास में 3 सेल स्टेज हो जाएगा। केमिकल इंटरेक्शन के बाद वो 3 सेल, तो 3 सेल स्टेज होगा तभी पोलन ट्यूब बनेगा। तो हम 3 सेल स्टेज कंसीडर करते हैं। तो 3 सेल स्टेज में एक हो गया वेजिटेटिव सेल और फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल गैमेट, ये केस हो गया। तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, इस पोलन ट्यूब को बनाएगा और यहाँ पे फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट और वेजिटेटिव सेल इस तरीके से ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ये धीरे धीरे ये जो है, ये मूव करते 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 जो डीजनरेटेड सिनर्जिड होगा, डीजनरेटेड सिनर्जिड, जैसे यहाँ पे 2 सिनर्जिड है, तो 2 सिनर्जिड में एक सिनर्जिड जो होगा वो डीजनरेटेड होगा। तो ये सिनर्जिड है और ये सिनर्जिड जो है ये आपका डीजनरेटेड है या मरा हुआ है, और ये सिनर्जिड अभी सही है, डीजनरेटेड नहीं है, ये सिनर्जिड अभी सही है। तो पोलन ट्यूब प्रीफर करेगा कि कौन सा सिनर्जिड डीजनरेटेड है, तो डीजनरेटेड सिनर्जिड के अंदर वो पोलन ट्यूब इंटर करेगा। लेकिन वेजिटेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन में भाग लेता है। जनरेटिव सेल या फर्स्ट मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट कभी भी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में भाग लेता है। यदि वेजिटेटिव सेल को मार दिया जाएगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल है, इस सिनर्जिड सेल के पास में फिल्लीफॉर्म एपरेटस है, ये केमिकल सिक्रीट करेगा और वो केमिकल अटैक करेगा पोलन ट्यूब को। ये सिनर्जिड जो डीजनरेटेड है इसके पास भी फिल्लीफॉर्म एपरेटस है, इसके पास भी है, तो ये गाइड किया और ये पोलन ट्यूब आ गया किसके पास में, तो डीजनरेटेड सिनर्जिड के पास में। किसके पास में आ गया बच्चा, तो डीजनरेटेड सिनर्जिड। और अटैक कौन किया, फिल्लीफॉर्म एपरेटस। फिल्लीफॉर्म एपरेटस कहां मिला, सिनर्जिड के पास में मिला। सिनर्जिड के पास में जो फिल्लीफॉर्म एपरेटस मिला, वो फिल्लीफॉर्म एपरेटस जो है केमिकल सिग्नल दिया और उस केमिकल सिग्नल के बदौलत वहां पे पोलन ट्यूब पहुंच गया। और पोलन ट्यूब पहुंचने के बाद उसी डीजनरेटेड सिनर्जिड में दोनों गैमेट को रिलीज कर देगा। एक गैमेट रिलीज करेगा किसके साइटोप्लाज्म में, तो डीजनरेटेड सिनर्जिड का। एक गैमेट रिलीज करेगा फर्स्ट मेल गैमेट जो एक सेल के तरफ होगा, फर्स्ट मेल गैमेट जो एक सेल के तरफ सिनर्जिड के अंदर, और एक रिलीज करेगा सेकेंड मेल गैमेट जो कि आ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ, और एक चला जाएगा एक सेल की तरफ। यानी अब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी। तो यानी क्या हुआ कि ये जो पोलन ट्यूब है ये इंटर किस में किया, डीजनरेटेड सिनर्जिड में इंटर किया, और उस डीजनरेटेड सिनर्जिड में मेल गैमेट को रिलीज किया, फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट। और उसके बाद क्या किया, ये जो सिनर्जिड है ये गाइड कर दिया, क्या गाइड कर दिया कि फर्स्ट मेल गैमेट को एक सेल की तरफ और सेकेंड मेल गैमेट को सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का केस हुआ। तो फर्टिलाइजेशन का जब यहाँ पे केस हुआ तो इसको थोड़ा हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो फर्टिलाइजेशन के केस में यहाँ 2 केस आया। एक केस आया सीनगेमी, कौन गेमी, सीनगेमी। सीनगेमी में क्या हो गया, फर्स्ट यहाँ पे सीनगेमी में क्या हुआ, एक सेल प्लस फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, और ये बना दिया जायगोट। क्या बना दिया बच्चे, जायगोट बना दिया। ये बन गया आपका जायगोट। यानी सीनगेमी में एक सेल और फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज किया, इसको बोलते हैं जायगोट। अब यहाँ पे दूसरा केस जब आया तो अब कौन फ्यूज किया, तो दोनों में सेकेंड लगा होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि फीमेल का था, n प्लस n मिलकर 2n हुआ था, और दूसरा फ्यूज होगा सेकेंड मेल गैमेट। अब ये n का था तो 2n प्लस n इक्वल टू 3n, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे क्या हो गया, सीनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सीनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का केस हो गया। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, सीनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो सीनगेमी जो हुआ वो फ्यूजन ऑफ द एक सेल एंड फर्स्ट मेल गैमेट हुआ, और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका फ्यूज किया, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आया बउआ, एक आया सीनगेमी आ गया, सीनगेमी, और दूसरा आ गया ट्रिपल फ्यूजन। क्या आ गया बच्चा, ट्रिपल फ्यूजन। आपको कोई बोलेगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो बोलना डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में मिलता है, और वो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 2 आता है, एक आता है सीनगेमी, एक आता है ट्रिपल फ्यूजन। सीनगेमी से जायगोट बनेगा और ट्रिपल फ्यूजन से आपका इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो पहले पेन बनेगा और तब जाके पैक बनेगा, पीईसी। तो पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। तो यानी सीनगेमी से जायगोट और ट्रिपल फ्यूजन से पेन, और वही बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल।
तो यहाँ पे हो गया फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। चलिए ये फर्टिलाइजेशन का भी स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप मेरा चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप, यानी इतना काम तो हो गया। अब इम्ब्रियो सेक जो था मेच्योर इम्ब्रियो सेक में वो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब वो सीड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? सीड बनेगा। अब जब वहां पे हम लोग सीड का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? सीड का बात करेंगे। तो सीड जो होता है वो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। फर्टिलाइज क्या होता है? ओव्यूल। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ये आपका ये सबसे पहले ये आपका था इम्ब्रियो सेक। अब यहाँ इम्ब्रियो सेक में ये एग सेल जो था ये आपका फर्स्ट मेल गेमेट से फ्यूज करके 2n का क्या बन गया है? तो 2n का जाइगोट बन गया। और यहाँ पे ये 3n का जो है ये न्यूक्लियस, ये पेन बना है, ये बना है पेन। और ये आगे जाके प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनेगा। ये सेंट्रल सेल है। कौन सेल है? सेंट्रल सेल। वो जो सेंट्रल सेल होता है वो इंडोस्पर्म बनता है और एक सेल जो होता है वो जाइगोट बनता है। यदि सेल का पूछे तो एक सेल बनेगा जाइगोट और सेंट्रल सेल जो ओव्यूल का था सेंट्रल सेल वो बनेगा इंडोस्पर्म। क्या बनेगा बच्चे? इंडोस्पर्म। ये क्या बनेगा? जाइगोट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अभी यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि ये जाइगोट है और ये आपका क्या है? पेन है, जो कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनेगा और ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा। आप जाइगोट भी मल्टी सेलुलर होगा तो इमरी हो जाएगा। तो इसका नाम आपका हो गया जाइगोट। ये आपका हो गया जाइगोट। और ये शुरू में कहलाएगा पेन और फिर इसमें डिवीजन होगी तो ये बन जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। तो हम इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपको सिखा देंगे। तो इसका मतलब ये जो इंडोस्पर्म है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है इंडोस्पर्म में और ये 3n का है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है और 3n का है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो जाइगोट है वो आपका 2n का है। तो कोशिश एकदम दिमाग में रखना है कि ये जो जाइगोट है ये 2n का है और ये पेन बना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंडोस्पर्म बनता है ये इंडोस्पर्म जो मोस्ट एडवांस इंडोस्पर्म बनने का तरीका है, तो ये भी पहले क्या करता है? कैरियोकाइनेसिस कर लेता है और कैरियोकाइनेसिस करने के बाद तब एक ही बार में साइटोकाइनेसिस कर करके इंडोस्पर्म बना देता है। तो ये जो इंडोस्पर्म बनने का तरीका है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर, मोस्ट एडवांस टाइप फ्री न्यूक्लियर। अब कोकोनट में देखा जाता है, यदि नारियल में देखोगे तो पहले पानी केवल वाटर रहेगा, कोकोनट मिल्क, और उसी में ये पेन प्रेजेंट रहेगा और बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस करके इसके चारों साइड ये उजला वाला जो पोर्शन है ये व्हाइट पोर्शन कर्नल इसका निर्माण कर देगा, इंडोस्पर्म का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन एकदम फिक्स होता है। पॉइंट को पकड़ के रखिएगा। अब क्या होगा? अब चलेगा हमारा फर्टिलाइजेशन स्टेप यहाँ पे समाप्त हुआ। तो अब चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप, लास्ट स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप में जाइगोट को अभी रोका जाएगा, जाइगोट को बोला जाएगा आप रुकिए, तब तक आप न्यूट्रिशन किससे लीजिए? तो ये जो टूट गया सिनर्जिड इससे लीजिए, ये सिनर्जिड से लीजिए, इधर जो एंटीपोडल सेल था उससे आप न्यूट्रिशन लीजिए, अपना पड़े रहिए। और इंडोस्पर्म को बोलेगा कि तुम ग्रो करो, इंडोस्पर्म अब ग्रो करेगा और इंडोस्पर्म जब ग्रो कर जाएगा तब जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपका होगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चे मेरे, यदि आपको बोला ये पोलन ट्यूब है तो सबसे पहले ये पोलन ट्यूब को इंटर करवाओ किसमें? ओव्यूल के अंदर। पहले इंटर कराओ किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। उसके बाद इसको इंटर करवाओ इम्ब्रियो सेक के अंदर, यानी पहले ओव्यूल के अंदर और दूसरा नंबर इम्ब्रियो सेक के अंदर, और तब फर्टिलाइजेशन में भाग लो, तब फर्टिलाइजेशन में ये भाग लेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप्स। अभी मैं बोला कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप में आपका यहाँ पे कंडीशन हो गया, जाइगोट बना, उसको रोका गया, न्यूट्रिशन सिनर्जी और एंटीपोडल से दिया गया और तब तक में इंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियस से डिवाइड कर लिया गया और उसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी इम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा डाइकोट और मोनोकोट में एक ही जैसा होता है, कोई ज्यादा का अंतर नहीं होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ याद कर लेते हैं। जैसे डाइकोट में जब होगा तो बस वो 2 कोटिलिडन हो जाएगा, 2 कोटिलिडन, और मोनोकोट में होगा तो बस 1 कोटिलिडन होगा। मोनोकोट में यदि होगा तो 1 कोटिलिडन होगा, 1 कोटिलिडन। तो अभी यहाँ पे क्या है, डाइकोट में कैसे 2 कोटिलिडन वाला केस हुआ और इसमें इम्ब्रियो डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होगा? तो इम्ब्रियो डेवलपमेंट का पैटर्न होगा, एक कोड है क्लास में बोलते हैं, यहाँ भी बोल देते हैं। वो कोड क्या है? जिंदगी जिंदगी पूरी गोल है मेरी, गोल है मेरी, ये कोड आपका है। अब यहाँ पे जिंदगी से जेड से पकड़िए कि जाइगोट हो गया, जाइगोट से बनेगा प्रो इम्ब्रियो, पिक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेंगे। अब गोल से हो जाएगा ग्लोबुलर, और ग्लोबुलर के बाद है से हो जाएगा हार्ट शेप्ड, और मैं से हो जाएगा मेच्योर इम्ब्रियो। तो यानी जिंदगी पूरी गोल है मेरी, जाइगोट डेवलप इनटू प्रो इम्ब्रियो डेवलप इनटू ग्लोबुलर डेवलप इनटू हार्ट शेप डेवलप इनटू मेच्योर।
अब एनसीईआरटी में ये पिक्चर है जहां ग्लोबुलर है, इस तरह से गोल वाला आपका दिखेगा, यहाँ से सस्पेंसर ऐसे करके होगा, हार्ट स्टेप में ऐसे करके आपका दिखेगा, और मेच्योर में 2 कोटिलीडन इसमें दिख जाएगा, इधर जब होगा यही पूरी जिंदगी पूरी गोल है मेरी, और यहाँ पे 1 कोटिलीडन होगा। यही आपका डेवलपमेंट पैटर्न था। देखिए इसमें हमने क्या किया, वन शॉट में कोशिश किया कि पूरा कर ले, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट सब जो है, जो छोटी-छोटी फ्रेगमेंट है, ये केवल फर्टिलाइजेशन वाला केस दिख गया, तो छोटी-छोटी फ्रेगमेंट इसमें छूट गया। अब ये छोटी-छोटी वाले के लिए हम एक वीडियो बना देंगे, वो भी वाला क्वेश्चन लगता है, वो आपका गलत नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लावर का पिक्चर है, और फ्लावर का पार्ट इसमें मेंशन है, जो ऑलरेडी आप लोगों को याद है। तो फ्लावर के पार्ट में यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका लिखा हुआ है फिलामेंट, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फिलामेंट। चलिए हाँ ठीक, ये आपका यहाँ पे फिलामेंट लिखा हुआ है। तो पहले पार्ट को आप देख लीजिए, पार्ट इसमें क्या क्या मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेपल मेंशन हुआ पार्ट में सेपल आपका मेंशन हुआ है, और दूसरा आपका मेंशन हुआ है पेटल। तो सेपल तो आउटर हो गया, ये बता दिया था, और दूसरा पेटल आपका मेंशन हुआ है, पेटल यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये एसेसरी होल हो गया। फिर यहाँ पे एंड्रोसियम नहीं लिखा है, लेकिन एंड्रोसियम का पार्ट लिखा है, जैसे एंथर लिख दिया है और उसी का पार्ट फिलामेंट लिख दिया है। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम नहीं लिखा है, लेकिन स्टिग्मा लिखा है और स्टाइल लिखा है। और यहाँ पे जो आपका गाइनोसियम है, ये पिक्चर यहाँ पे देखिए, एक ही लिया है, यानी कार्पेल आप बोल सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट पे आपका ये आपका दिख रहा है, ये वाला, ये आपका हो गया क्या, कार्पेल। वही कार्पेल का यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट हो गया कार्पेल, और इसी का यहाँ पे आपको क्या किया, लिख करके दिखा दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे आप जब देख पा रहे होंगे, तो ये एंथर आपका दिया है, और ये एंथर जो यहाँ पे दिया है, ये जो एंथर आपका था, ये एंथर बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड। ये एंथर जो है, ये एंथर बाइलोब्ड है, यानी 2 लोब्ड है, प्रत्येक लोब में 2-2 थीका है, तो टोटल 4 थीका हो गया। तो बाइलोब्ड, प्रत्येक लोब में 2 थीका है, तो इस लेकर के टोटल थीका 4 हुआ। लेकिन हम लोग इसको एक लोब के हिसाब से बोलते हैं, जिसको बोलेंगे डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, ये सब वीडियो में बना हुआ आपका। इसी का जब हम लोग टीएस कट किए हैं, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ऊपर में ये लिखा हुआ है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन जिस थैले में है, सेक मतलब थैला होता है, उस सेक को बोलेंगे पोलन सेक। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गेहूं का थैला होता है, तो हम लोग बोलते हैं गेहूं का थैला है, चावल का है तो चावल का है, पोलन ग्रेन का तो पोलन ग्रेन का है। यदि थैला फटेगा तो जो उसमें भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पोलन सेक है, ये यहाँ से ब्रश करेगा लाइन ऑफ डेहिसेंस के पास से। जब ये ब्रश करेगा लाइन ऑफ डेहिसेंस के पास से, तो यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकलना शुरू होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो उस तरीके से पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस के पास इंडोथेसियम 3 होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एंसेटिव पिक्चर। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। एक पिक्चर जो आपका है, वो पिक्चर इमेच्योर है, यहाँ पे इमेच्योर है। क्यों इमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे स्पोरेंजिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्पोरेंजिया। ये आपका स्पोरेंजिया दिख रहा है, यहाँ भी स्पोरेंजिया दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। स्पोरेंजिया दिख रहा है आपका, यहाँ भी स्पोरेंजिया दिख रहा है, यहाँ भी स्पोरेंजिया दिख रहा है। तो स्पोरेंजिया आपका दिख रहा है, तो यहाँ पे स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया और ये स्पोरेंजिया, मतलब चारों कॉर्नर पे आपको स्पोरेंजिया दिख रहा है। तो जब स्पोरेंजिया दिखेगा तो वो इमेच्योर होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे चारों कॉर्नर पे टेट्रास्पोरेंजिएट। उसी में से क्या किया, एक स्पोरेंजिया का यहाँ पे क्या किया, सेक्शन कट किया, और उसका टोटल पार्ट को इसने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे जब इसका टोटल पार्ट देखा जाएगा, तो सबसे बाहर का लेयर होगा एपिडर्मिस, 1 नंबर एपिडर्मिस। अंदर चलिए, 1 नंबर एपिडर्मिस होगा, आउटर टू इनर। 2 नंबर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2 नंबर में यहाँ पे है इंडोथेसियम, 3 नंबर में मिडिल लेयर है, और 4 नंबर में टेपेटम होगा। ऊपर का 3 लेयर का काम प्रोटेक्शन है और डेहिसेंस में भाग ले सकता है, और बाकी सब काम टेपेटम करता है। अब टेपेटम डायरेक्ट सराउंड किया है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और यहाँ पे जो ये टेपेटम है, तो टेपेटम के लाइन को लेके आइए, तो ये वाला जो लाइन है, ये जो सराउंड हुआ, ये लाइन आपका टेपेटम का लाइन। तो टेपेटम सराउंड कर दिया किसको, तो टेपेटम सराउंड कर दिया एस्पोरोजिनस टिश्यू को। और टेपेटम के बाहर कौन गया, मिडिल लेयर, उसके बाहर कौन गया, इंडोथेसियम, और सबसे बाहर में कौन आया, एपिडर्मिस। जब ये मेच्योर होगा,
तब आपका यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो सेप्टा वगैरह था वो सब खत्म होगा और एस्टोमियम रीजन से ब्रश करेगा और पोलन ग्रेन बाहर आएगा। तो ये जो पिक्चर आप देख पाइएगा ये मेच्योर एंथर का पिक्चर है, क्योंकि पोलन ग्रेन बन गया। जब पोलन ग्रेन नहीं बना था तो उस समय वो इमेच्योर था। चलिए ये भी हो गया, आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में ये आपका पोलन ग्रेन का पिक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया पिक्चर है। पोलन ग्रेन में सबसे बाहर जो आप ये टिथ लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाइम। तो पोलन ग्रेन यदि होगा तो दो उसके पास में कवरिंग होगी, एक कवरिंग जो बाहर से होगा जो कि हाईली रेजिस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाइम, ये कहलाएगा एग्जाइम। और एग्जाइम जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ पे उसका ओपनिंग मिलेगा, तो इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। और एग्जाइम जो होता है ये बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन का, एस्पोरोपोलेनिन। और एस्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट। तो ये इतना हाईली रेजिस्टेंट होगा एस्पोरोपोलेनिन कि ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा, हाई पीएच को बर्दाश्त कर लेगा, टेम्परेचर को भी, हाई पीएच को भी बर्दाश्त कर लेगा, लो पीएच को बर्दाश्त कर लेगा, इवन यूवी लाइट तक को भी ये बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए करके ये क्या करता है कि कंजर्व करने में सपोर्ट कर देता है पोलन ग्रेन को। हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व तो डेट का करते हैं, तो कंजर्व इसको हम लोग कर सकते हैं, जिसको कि क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे इसको कंजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंदर का लेयर होता है, अंदर का जो लेयर होगा वो लेयर आपका कहलाएगा इंटाइन। वो लेयर क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा इंटाइन। और इंटाइन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। अंदर में जो लेयर होगा वो लेयर कहलाएगा इंटाइन। तो ये जो इंटाइन होगा ये कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई भी ओपनिंग टोपनिंग नहीं मिलेगी। तो एग्जाइन का मेन पॉइंट हो गया कि एस्पोरोपोलेनिन उसका आउटरमोस्ट कवरिंग होगा, एग्जाइन जो होगा वो आउटरमोस्ट कवरिंग होगा और वो एस्पोरोपोलेनिन का बना होगा। किसका बना होगा? एस्पोरोपोलेनिन का। और एस्पोरोपोलेनिन क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो हाई पीएच, हाई टेम्परेचर, लो पीएच, यूवी लाइट और भी एडवर्स कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है। इसको हम लोग कंजर्व करते हैं किस पे? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे, ताकि फर्दर बिल्डिंग में इसको यूज किया जा सके। तो ये आपका था पोलन ग्रेन का। आइए नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? नेक्स्ट पिक्चर है कि चूंकि पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए करके इसको क्या करता है? सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो पोलन ग्रेन क्या, पोलन टेबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है और पोलन सिरप वगैरह भी अवेलेबल है। इवन पोलन के यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्रीम भी आपका अवेलेबल है। तो पोलन को एज ए सप्लीमेंट एनर्जी सोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा पोलन का क्रीम भी आएगा और भी सिरप वगैरह भी इसकी अवेलेबल होती है। तो चलिए ये तो हो गया मेरा पर्पज सॉल्व। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, ये पिक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर जो आप देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर में ध्यान से देखिएगा। ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर में ये जो पहला है ये एक कार्पेल है और ये कार्पेल किसका है? तो हिबिस्कस का कार्पेल है। तो कार्पेल का पार्ट दिखाया गया है इसमें कि देखिए ये स्टिग्मा है जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा होगा और इसके नीचे जस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको कि आप स्टाइल बोले, और ये जो बल्जिंग पार्ट है, जो स्वेल पार्ट है, इसको आप लोग ओवरी बोल दिए। तो ये किसका था? ये आपका था हिबिस्कस का। यहाँ पे भी एक कार्पेल दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये मल्टी कार्पेलरी का केस है, ये मल्टी कार्पेलरी का केस है। और इसमें जो कार्पेल है वो फ्यूज कार्पेल है। क्या कार्पेल है? फ्यूज। इसमें कार्पेल क्या किया हुआ है? फ्यूज किया हुआ है। तो इसलिए करके इसको बोलते हैं सीन कार्पस। क्या बोलते हैं? सीन कार्पस। इसको बोलते हैं सीन कार्पस। और सीन कार्पस का एग्जाम्पल मिलेगा पापा भर। किसमें मिलेगा? पापा भर में। तो पिक्चर याद रखना, ये पापा भर का सीन कार्पस का पिक्चर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है। और यहाँ पे कार्पेल क्या है? ये फ्री कार्पेल है। और ये जो फ्री कार्पेल है तो इसमें क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्सिलिया। इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्सिलिया। तो ये भी मल्टी कार्प, ये दोनों मल्टी कार्पेलरी है। ये दोनों क्या है? मल्टी कार्पेल। लेकिन मल्टी कार्पेल के साथ में ये फ्यूज है कार्पेल, एक दूसरे से इस तरह से चिपका हुआ है, कार्पेल चिपका हुआ है। और ये जो है ये फ्री है। तो जो फ्यूज है उसको हम लोग सीन कार्पस बोलेंगे पापा भर सोमनीफेरम में, और जो फ्री है वो कहलाएगा एपोकार्पस, और ये मिलेगा माइक्सिलिया में। ये तो ओब्यूल का डायग्राम है, ये तो हम लोग आपको वहाँ वीडियो में डिस्कस कर ही दिए। चलिए आइए मिलते हैं आगे वाले नेक्स्ट पिक्चर के साथ में। चलिए हाँ, ये पिक्चर जो है ये डेवलपमेंट है। किसका डेवलपमेंट है? तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट इसमें दिखाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका लिया गया है, सबसे पहले जो लिया गया है यहाँ पे आप देख पाओगे, एक एक करके देखते हैं। एक तो पहले यहाँ पे लिया गया है मेगा स्पोर मदर सेल, यहीं से मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनना शुरू होगा। लेकिन इसमें पहले होगा मियोसिस, मियोसिस से इसमें जब मियोसिस होगा तो इसमें बनेगा 4 मेगा स्पोर। 4 में से 3 डी जनरेट करेगा और एक फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। और यदि 2 डी जनरेट करेगा तो फिर 2 फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। और यदि कोई डी जनरेट नहीं करेगा तो 4
फंक्शनल मेगास्पोर होगा, कॉमन होता है एक फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ पे वो क्या किया, 2 रख लिया, तो ये लिखा होगा मेगास्पोर डायड, यानी मेगास्पोर कितने हैं, तो 2 मेगास्पोर को इसने रखा। यदि 2 मेगास्पोर रखा है और इससे ये मेच्योर एम्ब्रियो सेक बनाना चाह रहा है 7 से 8 स्टेज, तो ये 2 माइटोसिस में इसका काम हो जाएगा। फर्स्ट माइटोसिस करेगा तो 2 से 4 बन जाएगा, और सेकेंड माइटोसिस करेगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। 8 को अरेंज कर देगा तो एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक हो जाएगा। यदि कोई डीजनरेट नहीं करता है, मेगास्पोर टेट्राड के रूप में वो रहता है, तो फिर इसमें एक ही माइटोसिस करेगा तो 8 न्यूक्लियस बनेगा, और 8 को वो अरेंज कर देगा तो वो एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। वो एम्ब्रियो सेक इस टाइप का आपका होगा। देखिए अभी यहाँ पे देखिए कि 1 था तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, और 4 से 8 हुआ, तो मोस्ट कॉमन वाला यहाँ पे लिया हुआ है। अब उसी को अरेंज कर दिया तो ऊपर में 2 सिनर्जी ले लिया, एक एक से ले लिया तो 3 सेल यहाँ पे हो गया, एक सेंट्रल से ले लिया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 एंटीपोडल से ले लिया तो 7 हो गया, और न्यूक्लियस गिनिए तो एक 2 न्यूक्लियस 2 सिनर्जिट के पास, और एक न्यूक्लियस एक सेल के पास 3 हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गया सेंट्रल सेल के पास 5 हो गया, और 3 न्यूक्लियस हो गया एंटीपोडल सेल के पास। यही यहाँ पे अरेंज किया है, आप देख पाओगे यहाँ पे आराम से। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कलर चेंज कर देते हैं, डीप कलर में इसको रखना पड़ेगा। हाँ चलिए, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो आपका एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल हो गया, 3 न्यूक्लियस उसके पास है, 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के पास में, और ये जो आगे वाला 2 को दिख रहा है ये सिनर्जिड है, 2 न्यूक्लियस उसके पास, ये पीछे से जो दिख रहा है वो एक सेल है, उसके पास एक न्यूक्लियस है। ये हो गया मेच्योर एम्ब्रियो सेक 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये तो ये जो पिक्चर है ये केस्मोगेमस फ्लावर है, सनफ्लावर हो रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये एक प्लांट है, इस एक प्लांट का पिक्चर है। ये प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसके पास 2 टाइप का फ्लावर है। एक फ्लावर है जो खिलेगा, केस्मोगेमस है, और एक फ्लावर जो केस्मोगेमस है वो ओपन करेगा, तो ये क्रॉस पोलिनेशन को क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसमें सेल्फ भी हो सकता है यदि बाइसेक्सुअल होगा तो। और ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, इसका एकदम कन्फर्म है कि ये सेल्फ भी होगा, और साथ में कोई पोलिनेटर का यूज नहीं करेगा, कोई पोलिनेटर नहीं चाहिए, इसलिए कि इसको बोलते हैं एसियोड सीड सेट। क्लिस्टोगेमस फ्लावर को बोलते हैं एसियोड सीड सेट। विदाउट पोलिनेटर ये क्या करता है, आपका पोलिनेशन कर लेता है, ऑलवेज सेल्फ पोलिनेशन होता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है, उनका कोड है कम वायलेट ऑक्स। तो कम वायलेट ऑक्स का मतलब कोमेलिना, वियोला एंड ऑक्जेलिस, ये एग्जाम्पल है जिसमें कि दोनों टाइप का फ्लावर आपका मिलता है। तो यहाँ पे आपका पिक्चर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, इसमें आगे एनसीईआरटी का पिक्चर में ये ग्रास का फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि बताता है कि ग्रास में एनसीईआरटी आपका क्लियर लिख रहा है कि विंड पोलिनेशन इसका कॉमन होता है ग्रास के केस में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैमेट हुआ है, यानी पोलिनेशन हुआ है। और पोलिनेशन जब हुआ तो ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे बहुत सारा पोलन ग्रेन गिरा, लेकिन पोलन ग्रेन बहुत सारा गिरा है, लेकिन उसमें से जो है पोलन ट्यूब भी ऑलमोस्ट सबसे बना, लेकिन एक ही पोलन ट्यूब जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए भाग लेने जा रहा है, यानी वो हेल्दी पोलन ट्यूब बना है, इसका मतलब वो हेल्दी पोलन ग्रेन है। लेकिन जितने भी एंथर से पोलन ट्यूब बना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन है इसी स्पेसिस का है जिस स्पेसिस का स्टिग्मा है, नहीं तो पोलन ट्यूब यहाँ बन ही नहीं सकता था, जर्मिनेट नहीं हो सकता था। क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटेक्शन पहले होगा, केमिकल इंटेक्शन है, और वहां से जब वो पता चलता है कि हाँ सेम स्पेसिस का, तब पोलन ट्यूब बनने का परमिशन मिलता है, नहीं तो फिर पोलन ट्यूब बनने का परमिशन नहीं मिलता है। तो जब पोलन ट्यूब बना है तो इसका उसको परमिशन मिला है, और इसलिए कि पोलन ट्यूब ऑलमोस्ट सारे पोलन ग्रेन जो इस पर गिरे हैं उससे बना है। कभी कभी होता है कि सेम स्पेसिस का भी होगा तो पोलन ट्यूब बनने से रोक दिया जाएगा, तो वो केस होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसको जेनेटिक बैरियर बोलते हैं। उसमें पिस्टिल खुद डिसाइड करता है कि हमको मतलब अपना वाला जो पोलन ग्रेन आया उसके पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने नहीं देना है। जब पोलन ट्यूब इंटर कर गया, इंटर कर रहा, तो पहले इंटर करेगा ओव्यूल में। पहले कहाँ इंटर करेगा, पहले पोलन ट्यूब इंटर करेगा ओव्यूल में, तब करेगा वो जाके एम्ब्रियो सेक में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सेकेंड पिक्चर है वो एम्ब्रियो सेक का पिक्चर है। ये किसका है, एम्ब्रियो सेक में इंटर किया, तो पहले ओव्यूल, पोलन ट्यूब पहले ओव्यूल में इंटर करेगा, तब एम्ब्रियो सेक में। और एम्ब्रियो सेक में कहाँ इंटर किया, सिनर्जिड में। कैसा सिनर्जिड, डीजेनरेटेड सिनर्जिड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका मेल गैमीट है और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये पोलन ट्यूब के अंदर है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसको अटैक किया, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड के पास मिल रहा है। तो अब ये क्या किया, और ये जो सिनर्जिड होगा ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड होगा, श्योर शॉट। अब यहाँ पे दूसरा केस में क्या कर रहा है कि जब डीजेनरेटेड सिनर्जिड के अंदर गया तो उसके साइटोप्लाज्म में मेल गैमीट को रिलीज किया, और उसमें से एक मेल गैमीट को डायरेक्टेड कर दिया किधर, एक सेल की तरफ, और दूसरे मेल गैमीट को डायरेक्टेड कर दिया पोलर न्यूक्लियर की तरफ। तो जब एक सेल से फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा, और पोलर न्यूक्लियर से फर्टिलाइज करेगा तो इंडोस्पर्म बनेगा। चलिए ये भी डायग्राम आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पे डेवलपमेंट बताया है कि
जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो इम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा, तो इम्ब्रियो डेवलप करेगा तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ये बनेगा प्रो इम्ब्रियो, फिर गोल स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप बनेगा, कौन से बनेगा, हार्ट शेप बनेगा, तो फिर ये कहलाएगा हार्ट शेप, और उसके बाद जो होगा मेच्योर इम्ब्रियो बनेगा। इसका कोड आपके वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, पहले बस पिक्चर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ये आइए, ये ऊपर में डाइकोट का है और ये नीचे जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये मोनोकोट का है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मोनोकोट से पूछता है, इससे पहले हम लोग मोनोकोट को क्लियर कर लेते हैं। ये मोनोकोट का ये पिक्चर आपका डायग्राम है। मोनोकोट में ये एकदम दिमाग में रखिएगा, ये है स्कूटेलम, और अब यहाँ पे स्कूटेलम है और यहाँ पे आपको कोटिलीडन ये लिखा नहीं है अभी, चलिए ठीक है, कोटिलीडन नहीं लिखा, स्कूटेलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिलीडन बोलते हैं, इसलिए करके कहीं ये स्कूटेलम के बगल में कोटिलीडन मेंशन ही नहीं किया और इधर कहीं पिक्चर में वो मेंशन नहीं किया। तो स्कूटेलम आपका क्या होता है, कोटिलीडन होता है, क्या होता है, कोटिलीडन होता है। तो स्कूटेलम आपका कोटिलीडन हो गया, और ये जो कोटिलीडन स्कूटेलम है ये सील्ड शेप का है, और ये स्पेशल पहचान है किसका, मोनोकोट का। ये सबसे पहले मोनोकोट सीड है। मोनोकोट कैसे डाइकोट से आया है, तो ये यहाँ पे आपका है इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट को बोलते हैं कि ये सेकेंड कोटिलीडन है जो कि वेस्टिजियल है, सेकेंड कोटिलीडन है जो वेस्टिजियल है। तो ये क्या हो गया, वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल जो सेकेंड कोटिलीडन है, तो ये यहाँ से डीजनरेट हो गया, तो एक ही कोटिलीडन बना जो कि स्कूटेलम के नाम से जाना जा रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि पहले आया था डाइकोट, उसके बाद आया मोनोकोट, जो कि इपीब्लास्ट से क्लियर होता है। फिर यहाँ पे आप देख पाइएगा कि एक शूट एपेक्स है, शूट एपेक्स है, और उसके जस्ट ऊपर में कोलियोप्टाइल है। तो यानी शूट एपेक्स का टोपी हो गया कोलियोप्टाइल, या बोल सकते हो पुलमुल का टोपी हो गया कोलियोप्टाइल। तो पुलमुल शूट एपेक्स जो होगा वो पुलमुल से डेवलप करेगा, तो पुलमुल का कैप कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल में भी पी है और पुलमुल में भी पी है, तो इसलिए करके इसको बोलेंगे टैप ऑफ द पुलमुल। नीचे जब देखिएगा तो यहाँ पे आया रेडिकिल, और रेडिकिल को कवर किया रूट कैप, और उसका टोपी हो गया कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा में भी आर आया हुआ है, कोलियोराइजा यहाँ पे जो है इसमें आप देख पा रहे हो कि आर आया हुआ है, तो आर से रेडिकिल, यानी रेडिकिल को जो कवर करेगा वो कहलाएगा कोलियोराइजा। और यहाँ पे जो ये आपका केस आ रहा था, ये जो केस आ रहा था, तो यहाँ पे जो ये शूट एपेक्स आप बोले हैं ये आपका पुलमुल हो सकता है, तो आप पुलमुल का टोपी का नाम बोल सकते हो कि जो पुलमुल ये शूट एपेक्स है तो इसको आप पुलमुल बोलिए। आप पुलमुल का टोपी का लगा कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे पी आया हुआ है, तो जो पी आया हुआ है वो आपका शूट एपेक्स का टोपी है कोलियोप्टाइल। और ये याद रखिएगा कि जो पिक्चर है ये मोनोकोट का पिक्चर है, बेस्ट। यहाँ पे सिंगल कोटिलीडन है, स्कूटेलम जो है ये सिंगल कोटिलीडन है, इसलिए ये मोनोकोट है। इसको जब आप यहाँ पे लेके आइए तो ये डाइकोट का हो गया। क्यों डाइकोट का हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि दो कोटिलीडन यहाँ पे है। अब दो कोटिलीडन है तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम डाइकोट हो गया। इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये पुलमुल लिखा हुआ है, ये रेडिकल लिखा हुआ है, इसके ऊपर रूट के ऊपर कोई भी टोपी नहीं है, न पुलमुल के ऊपर कोई टोपी है। यही मोनोकोट होता, तो पुलमुल में कोलियोप्टाइल होता, और जो रेडिकल होता उसका टोपी होता कोलियोराइजा। चलिए यहाँ पे ये आपका हो गया। नेक्स्ट में आइए, ये अलग अलग सीड का आपका सेक्शन दिया हुआ है। तो ये तो सेक्शन जो है ये बीन का दिया हुआ है आपका, ये बीन का है, और ये जो सेक्शन है ये आपका केस्टर के सीड का दिया हुआ है। ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हो ये केस्टर सीड का है। इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको इंडोस्पर्म मिल रहा है, सीड कोट है ये, साथ में यहाँ पे इंडोस्पर्म आपको मिल रहा है, और कोटिलीडन भी यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। तो अभी क्या है यहाँ पे ध्यान से देखने की बात, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कार अंकल। क्या बोलते हैं, कार अंकल, कैरंकल बोल दीजिए, कैरंकल। अब बोलने के लिए बोले कार अंकल, कैरंकल। ये हो गया आपका। नेक्स्ट ये फिर से ये मोनोकोट सीड आ रहा है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, ये जो अभी बताए थे कि जो स्कूटेलम है वो आपका कोटिलीडन है, वो क्या आपका कोटिलीडन है, सील शेप का होगा, एक कोटिलीडन है। अब उसके ऊपर जब इसके ऊपर जब आप देखिएगा तो यहाँ पे मिल रहा है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म और इंडोस्पर्म और इंडोस्पर्म और स्कूटेलम को जो सेपरेट कर रहा है ये एक पतला सा आप देख पा रहे होंगे, ये डॉट डॉट ये बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर, इसका नाम है एलिरॉन लेयर। ये जो लेयर है इसका नाम है एलिरॉन लेयर। ये जो एलिरॉन लेयर है, ये एलिरॉन लेयर क्या कर रहा है, आपके इंडोस्पर्म को और स्कूटेलम यानी कोटिलीडन को सेपरेट कर रहा है। तो इंडोस्पर्म भी यहाँ पे 3n होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना एंजियोस्पर्म में, और एलिरॉन लेयर भी 3n आपका होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ भी आप अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट पुलमुल दिख रहा होगा, इसके टोपी का नाम कोलियोप्टाइल दिख रहा होगा। यहाँ पे रेडिकल दिख रहा होगा, इसके टोपी का नाम कोलियोराइजा दिख रहा होगा। चलिए यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। और ये जो है ये आपका ओनियन का है, इसमें भी इंडोस्पर्म वगैरह आप देख पाइएगा, सीड कोट वगैरह, कोटिलीडन, सूटोपिकल मेरिस्टेम, ये सब आपका क्लियर है। चलिए ये दो फॉल्स फ्रूट है, एक का नाम है एप्पल और दूसरे का नाम है स्ट्रॉबेरी। कैस्यू वगैरह भी फॉल्स फ्रूट होता है। तो चूंकि एप्पल को फॉल्स फ्रूट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसका जो खाते हैं वो खाते हैं आपका थैलेमस। तो थैलेमस देखिए यहाँ पे गुद्देदार पार्ट है, ये गुद्देदार पार्ट थैलेमस है।
ये जो बीच में आप ये देख पा रहे हो ना, ये ट्रू फ्रूट्स का केस है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। ये जो बाहर वाला जो पार्ट हम लोग अभी हाईलाइट किए हैं, ये आपका थैलेमस है। वही सेम केस स्ट्रॉबेरी के केस में भी है। यहाँ पे जो ये अंदर आया गुद्देदार पार्ट है, ये थैलेमस है, इसी को हम लोग खाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट में होता है। ये जो बोला था कि अंदर वाला पार्ट जो होता है, यही आपका क्या है, ट्रू फ्रूट है। क्योंकि देखिए इसमें लिखा होगा इंडोकार्प, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेजोकार्प लिखा हुआ है। तो इंडोकार्प और मेजोकार्प जो होगा वो तो ट्रू फ्रूट्स की पहचान, क्योंकि फ्रूट दो टाइप का होगा, ट्रू फ्रूट्स एक फॉल्स फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट्स होगा वो बनेगा वो ओवरी से, और उसमें फ्रूट वाल मिलेगा, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। उसमें 3 लेयर होता है, पेरिकार्प में 3 लेयर, एपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। तो यहाँ पे इंडो और मेजो आपको दिख रहा होगा, अंदर में सीड भी आपको दिख रहा है। तो ये ट्रू फ्रूट्स था, लेकिन खाते हैं इसका थैलेमस है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसका भी खाते हैं थैलेमस, इसलिए करके इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये आपका हो गया। चलिए अगला पिक्चर यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है। अगला पिक्चर यहाँ पे आ रहा है, ये बताना चाह रहा है, पिक्चर नहीं है, ये बताना चाह रहा है कि कुछ सीड की डोरमेंसी इतनी हाई होती है जो एक्सपेक्टेशन के बाहर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एकदम मतलब आप वैसा सोच नहीं सकते हैं। तो एक प्लांट होता है यहाँ पे, ये पूरा नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक आपका आ रहा है लुपिनस प्लांट। कौन प्लांट आ रहा है? लुपिनस। ये जो लुपिनस प्लांट है, इसका जो विएबिलिटी है सीड का, वो 10,000 ईयर है। तो कितना हैप्पी डोरमेंसी है उसका, मतलब इतना इतना दिन तक वो डोरमेंट रहा। विएबिलिटी उसका 10,000, मतलब डोरमेंसी 10,000 तक, उतना दिन वो जिंदा रह गया, 10,000 साल तक जिंदा रह गया वो सीड। कौन वाला? लुपिनस। क्या बोला? लुपिनस का। तो लुपिनस की विएबिलिटी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट में आ जाइए फोनिक्स। नेक्स्ट में आपके आइएगा फोनिक्स। तो फोनिक्स डेक्टिलिफेरा जो होता है, ये आपका डेड सी में मिला था। इसकी जो डोरमेंसी थी ये 2000 ईयर था। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अभी मिल नहीं रहा। तो इसका फोनिक्स का जो विएबिलिटी था ये 2000 ईयर था। तो फोनिक्स में याद रखिएगा, फोन करते हैं 2000 में, तो 2000 साल इसकी विएबिलिटी थी। तो चलिए, और जो लुपिनस का था वो 10,000 ईयर आपका था। चलिए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में आप जैसे ही आइएगा, तो नेक्स्ट में आपका ये जो एनसीईआरटी का ही समराइज पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोली इम्ब्रियोनी का केस होता है, कुछ केस में जो पोली इम्ब्रियोनी का केस होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे पोली इम्ब्रियोनी का जो केस होगा, पोली इम्ब्रियोनी का केस हम लोग लेते हैं। तो पोली इम्ब्रियोनी का केस, इसका केस लेंगे, पोली इम्ब्रियोनी का केस। चलिए, पोली इम्ब्रियोनी का केस हमारा यहाँ पे